हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना कंपाइलेशन वीडियो फॉर आवर सीए इंटर डियर स्टूडेंट्स। दैट इज, इस कंपाइलेशन में हम लोग टोटल 14 पेपर रिवाइज करने वाले हैं, वो भी मैं 4-4.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम पूरे 14 पेपर आपको रिवाइज करा दूंगा, ताकि एग्जाम के दिन अगर आपको 14 पेपर एक साथ देखकर जाना है तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लो, आपके ऑलमोस्ट 70-80% कॉन्सेप्ट इन 14 पेपर में कवर हो ही जाएंगे। अब ये 14 पेपर कौन कौन से होंगे, इसमें मैं 6 आरटीपी कवर करने वाला हूं, 6 मॉक टेस्ट पेपर भी कवर करने वाला हूं और 2 एग्जाम पेपर कवर करने वाला हूं, जिसमें लेटेस्ट वाली आरटीपीज भी होगी, लेटेस्ट वाले मॉक टेस्ट पेपर भी होंगे और एग्जाम पेपर भी होंगे। इसके पुराने वाले, इससे भी पुराने वाले हमने क्लास में ऑलरेडी किए थे, तो वो तो हमने किया ही है। उसके अलावा जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे तभी हमारे पास लेटेस्ट वाले आरटीपीज और एमटीपीज नहीं थे और लेटेस्ट वाला एग्जाम पेपर भी नहीं था, तो वो तो हमने किया ही है। उसके अलावा हम लोग अलग से यहाँ पर और पेपर्स कर रहे हैं, तो अगर वो और ये मिला लो तो फिर तो आपके 24-25 पेपर आराम से हो जाएंगे। तो वो और ये अगर मिला लो तो 24-25 पेपर अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग 6 आरटीपी सबसे पहले करेंगे, जिसके अंदर May 26 की आरटीपी भी इंक्लूडेड होगी। यहां पर मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, एमसीक्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दिया है। ठीक है, तो वो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट अगर आप देख लोगे, उसमें 30 केस सिनेरियो एमसीक्यूज है, तो वो आप लोगों के लिए काफी है सीए इंटर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आरटीपी सितंबर 2024। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है कि सारिका एक इंडिविजुअल है सारिका, जो एक एम्प्लॉयमेंट करती है बाहर की कंट्री में, यूएई में वो नौकरी करती है। ठीक है, अब उसको यूएई में टैक्स नहीं लगता है, यूएई में टैक्स वैक्स नहीं लगता है। अपने को क्या निकालने का है, नीचे पढ़ो। सबसे पहले सारिका डिफॉल्ट रेजिम फॉलो नहीं कर रही है, मतलब आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम है, मतलब सारिका कौन सा रेजिम फॉलो कर रही है, ओल्ड रेजिम फॉलो कर रही है। अब सारिका का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है और उसकी टोटल इनकम निकालना है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं वापस से। तो सारिका का क्या क्या निकालना है, अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, और वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रही है। अब शुरुआत से मैं वापस से पढ़ता हूं। सारिका एक इंडियन सिटीजन है, बाहर नौकरी करती है यूएई में, और यूएई में उसको टैक्स नहीं लगता है। अब देखो वो इंडिया आ रही है, कितने दिन के लिए, 121 डेज के लिए करंट ईयर में इंडिया आ रही है। अच्छा, पिछले 4 साल में वो कितने दिन आ रही है, पिछले 4 साल में देखो वो 50 दिन, 100 दिन, 76 डेज और 145 डेज आ रही है। तो जब मैंने उसका टोटल मारा तो पिछले 4 दिन, पिछले 4 साल का 371 डेज हो रहा है। अब देखो ये कैटेगरी 3 में आ जाएगी रेजिडेंशियल स्टेटस के। कैसे, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया आता है विजिट के लिए, कितने दिन के लिए, 120 डेज से लेकर 181 डेज के लिए, और पिछले 4 साल में 365 डेज हो जाता है। तो अभी तक तो सारिका के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। सारिका इंडियन सिटीजन भी है, इंडिया में 120 से लेकर 181 डेज के लिए भी आ रही है, पिछले 4 साल में 365 दिन भी है। अब सिर्फ सारिका का एक और कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी। उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो उसकी इंडियन इनकम कितनी है वो चेक करते हैं। सबसे पहली वाली इनकम उसकी यूएई में आ रही है, तो ये इंडियन इनकम में नहीं आ सकता है। ठीक है, दिस विल नॉट कम इन इंडियन इनकम। उसके बाद नेक्स्ट वाली इनकम इंडिया में अक्रूअराइज हो रही है, तो ये इंडियन इनकम में ले लोगे। उसके बाद वाली इनकम भी इंडिया में अक्रूअराइज हो रही है, तो ये भी इंडियन इनकम में ले लोगे। उसके नेक्स्ट वाली इनकम आपकी अराइज तो बाहर हो रही है, लेकिन बिजनेस इंडिया में सेटअप है, तो याद करो ये भी इंडियन इनकम में लेना पड़ता है। अगर बिजनेस बाहर कर रहे हो लेकिन सेटअप इंडिया में है, या बिजनेस बाहर कर रहे हो और कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, तो वो भी इंडियन इनकम में आ जाता है। तो ये भी इंडियन इनकम में लेना पड़ेगा। प्लस वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रही है, तो आपको एलआईसी का, एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इंडियन इनकम टोटल कितनी हो गई, 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख हो गया 14 लाख। उसमें से 1 लाख माइनस करो, 13 लाख बच गया। उसकी इंडियन इनकम क्या है, 15 लाख रुपए से कम है। देयरफॉर सारिका का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, सारिका का रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो गया। सारिका डीम रेजिडेंट भी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि डीम रेजिडेंट बनने के लिए भी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। देयरफॉर सारिका का रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्यों नॉन रेजिडेंट है सारिका, फिर से बता रहा हूं। इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट के लिए आ रही है, 121 से 120 से 181 डेज के लिए आ रही है, पिछले 4 साल में 365 भी हो रहा है, यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडियन इनकम 15 लाख रुपया क्रॉस नहीं हो रही है, इसलिए सारिका बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, उसकी टोटल इनकम निकालेंगे। ओनली इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, उसी पे टैक्स लगता है नॉन रेजिडेंट के। तो पहली वाली इनकम पे टैक्स लगेगा नॉन रेजिडेंट के, नहीं लगेगा। दूसरी वाली इनकम पे लगेगा, हाँ लगेगा। तीसरी वाली इनकम पे लगेगा, हाँ लगेगा। अब चौथी वाली इनकम पे लगेगा, चौथी वाली इनकम पे नहीं लगेगा।
चौथी वाली इनकम आप 15 लाख कंप्यूट करने के लिए लेते हो, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गई तो नहीं टैक्स लगेगा। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती तो चौथी वाली इनकम पे टैक्स लग जाता। फिर से बता रहा हूं, चौथी वाली इनकम आप 15 लाख कंप्यूट करने के लिए लेते हो, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गई तो चौथी वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। वो चौथी वाली इनकम सिर्फ एनओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल है, देयरफॉर चौथी वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख, 9 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो आपकी 8 लाख रुपया टोटल इनकम हो जाएगी। ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। तो पार्ट 1 का आंसर क्या है? सारिका नॉन रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम उसकी 8 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वुड योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम फ्रॉम यूएई फ्रॉम बिजनेस सेटअप इज 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख? अगर ये 5 लाख के बदले 10 लाख हो जाएगा तो आपका आंसर कैसे बदलेगा? चलो देखते हैं। अगर ये 5 लाख के बदले क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। अगर ये 5 लाख के बदले 10 लाख हो जाएगा तो सारिका की इंडियन इनकम कितनी हो जाएगी पता है? चलो देखते हैं। उस केस में सारिका की इंडियन इनकम 15 लाख क्रॉस हो जाएगी। कैसे? 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख, 9 लाख प्लस 10 लाख 19 लाख, माइनस 1 लाख 18 लाख। उस केस में सारिका बन जाएगी इंडिया की रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्यों? इंडियन सिटीजन, इंडिया में 120 दिन से 181 डेज आई, पिछले 4 साल में 365 दिन और इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये बन गई रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी 3। देयरफॉर अब ये बन जाएगी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी तो उसकी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? पहली इनकम पे टैक्स लगेगा? नहीं, इनकम बाहर अक्रू हुई है, बाहर रिसीव हुई है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। दूसरे पे लगेगा, तीसरे पे लगेगा, चौथे पे भी लगेगा। मैंने आपको बोला चौथी इनकम पे एनआर टैक्स नहीं भरता है बट एनओआर को भरना पड़ता है। पांचवी इनकम नहीं है, पांचवा एक्सपेंस है, वो आप माइनस कर देना। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 18 लाख रुपया हो जाएगी। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ बढ़ते। इन कंटिन्यूएशन टू पार्ट 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ सारिका कम्स टू इंडिया फॉर 45 डेज? बच गई। अगर सारिका 120 दिन से कम इंडिया आती है तो बच गई। अगर वो 120 दिन से कम इंडिया आती है तो वो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उस केस में सारिका को इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन क्या सारिका उस केस में डीम रेजिडेंट बन सकती है? डीम रेजिडेंट, यस, सारिका उस केस में डीम रेजिडेंट बन जाएगी। कैसे डीम? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही। डीम रेजिडेंट कैसे बनेगी? क्यों? सारिका इंडियन सिटीजन है। हाँ है। क्या वो इंडिया में 120 दिन से 181 डेज आ रही है? नहीं। डीम रेजिडेंट इंडियन सिटीजन है। हाँ है। क्या उसको दुबई में या किसी और देश में टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है? हाँ है। पार्ट 2 को कंटिन्यू करने बोला है। देखो यहां पर बोला है कि अगर पार्ट 2 को कंटिन्यू करोगे तो इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा, 18 लाख रुपए। देयरफॉर सारिका इस केस में क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, डीम रेजिडेंट बन जाएगी सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से। जबरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका सैलरी का क्वेश्चन है। सैलरी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा रेजिम फॉलो करना है, क्योंकि उस हिसाब से सब कुछ कंप्यूटेशन होगा। टैक्सेबल सैलरी निकालना है आपको। शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, मतलब ओल्ड रेजिम फॉलो करोगे तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे, याद रखना सैलरी के चैप्टर में। सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी कितनी है देखते। 75,000 आपकी बेसिक सैलरी है, लेकिन दिसंबर से आपकी सैलरी बढ़ के 85,000 हो गई। मतलब पहले 8 महीने के लिए सैलरी 75,000 थी, 75,000 इंटू 8, और बाकी के 4 महीने में सैलरी आपकी कितनी हो गई? 85,000। तो ये आपकी टोटल सैलरी है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस ऐड कर दो। 50% बेसिक सैलरी का आपका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। उसमें से 40% आपका डीए इन टर्म्स है। कुछ कुछ जगहों पे याद करो डीए इन टर्म्स काम आता है, इसलिए डीए इन टर्म्स निकालना बहुत जरूरी है। तो सैलरी का 50% डियरनेस अलाउंस, तो सैलरी का 50% डियरनेस अलाउंस 4,70,000 आता है। उसका 40% अगर आप लोगे तो 1,88,000 आपका डीए इन टर्म्स हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 के अंदर, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉई को, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी में काम करता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट एक बार बोल दूंगा, फिर रिपीट होगा तो बार बार नहीं बोलूंगा। यहां पर अपने को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करना है, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना है? 18% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का 18% कितना आता है सर? 169,800, 169,200 आता है बेसिक सैलरी का 18%। लेकिन अलाउड कितना है? एग्जाम कितना होता है? 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। तो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स का 12% कितना आता है? 135,360 आता है। आप कंप्यूट कर लेना। बेसिक सैलरी लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डीए इन टर्म्स निकालो। 1,88,000 है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। दोनों को ऐड करो, उसका 12% लो, उतना माफ हो जाएगा। देयरफॉर टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 33,840 टैक्सेबल हो जाएगा, उसको सैलरी में ऐड कर दो। प्रोफेशनल टैक्स 2,200 है, उसमें से 1,800 रुपए एम्प्लॉयर ने पे किया। याद करो, जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है
उसका दो इफेक्ट आता है, एक सैलरी में ऐड करोगे फिर नीचे से माइनस करोगे, और जो एम्प्लॉई पे करता है उसका एक ही इफेक्ट आता है, वो सैलरी से डायरेक्टली माइनस कर दोगे नीचे, ऊपर सैलरी में ऐड नहीं करना है। तो एम्प्लॉयर अगर प्रोफेशनल टैक्स भरता है तो दो इफेक्ट, ऊपर ऐड करो नीचे से माइनस करो, एम्प्लॉय भरता है तो डायरेक्टली नीचे से माइनस करो। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलावेंस आपको मिला है 16,000 रुपए का, तो उसका आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। आपने रेंट कितना पे किया है? 17,000 रुपए, और मेरठ में प्रॉपर्टी है तो 40% एग्जाम्प्ट होगा। तो सबसे पहले कितना हाउस रेंट अलावेंस आपका टोटल है? 16,000 इंटू 12, ये आपका एक्चुअल अलावेंस है। उसमें से कितना माफ होगा? लोअर ऑफ द थ्री। सबसे पहले 40% ऑफ सैलरी। 40% क्यों? क्योंकि मेरठ में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब जगह पर नहीं है, ठीक है। तो 40% ऑफ सैलरी में क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स का 40% ले लो, पॉइंट नंबर 1। सेकंड क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेना है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स लेना है और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। बेसिक और डीए इन टर्म्स आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 से मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल अलावेंस रिसीव, विचएवर इज लोअर, तीनों में से जो भी लोअर होगा उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। याद रखना, ये जो एचआरए का एग्जाम्पशन है ये सिर्फ आपको ओल्ड रेजिम में मिलता है। हम लोग क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हैं इसलिए एचआरए का एग्जाम्पशन मिल रहा है, अगर न्यू रेजिम फॉलो करते थे तो नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद 1,500 रुपया आपको कन्वेंस अलावेंस मिल रहा है, लेकिन वो कंपनी के काम के लिए मिल रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है कंसेशनल रेट पर। कितने रेट पर दे रहा है? 5% पे, जबकि मार्केट रेट कितना है? एसबीआई का रेट 11% है, तो कंसेशनल रेट पे दे रहा है लोन आपको, तो वो आपके हाथ में परक्यूसेट बन सकता था, लेकिन यहां नहीं बनेगा क्योंकि ये आपको आपके भाई की बीमारी के लिए दे रहा है। तो याद करो, अगर बीमारी के लिए लोन दे रहा है, अपने और अपने रिलेटेड पार्टी के बीमारी के लिए लोन दे रहा है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, वो माफ होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपकी बहन को फ्री एजुकेशन देगा, टैक्सेबल होगा। आपको देगा तो माफ है, और आपके बच्चों को देगा तो 1,000 रुपए तक माफ है। आपको देगा तो माफ है, एम्प्लॉय को देगा तो माफ है, एम्प्लॉय के बच्चों को देगा तो 1,000 रुपए तक माफ है, एम्प्लॉय की बहन, भाई, माँ बाप को देगा तो टैक्सेबल है। तो 900 रुपीज इंटू 12, 10,800 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट वाला एग्जाम्पशन भी आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिलता है, न्यू रेजिम में नहीं मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा है आपको दे रहा है, आपकी वाइफ को दे रहा है, आपके 3 बच्चों को दे रहा है। लेकिन बच्चे कैसे? पहले एक बेटी पैदा हुई है, फिर ट्विन पैदा हुए, तो बाद में अगर ट्विन पैदा होते तो उसको एक ही माना जाता है, तो तीनों बच्चों के लिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर ये उल्टा होता ना, पहले ट्विन पैदा होते फिर एक बेटी पैदा होती ना, तो फिर आपको कोई भी दोनों में से कोई भी एक ट्विन के लिए मिलता, तीनों बच्चों के लिए नहीं मिलता। लेकिन ट्विन बाद में पैदा हो गए तो दोनों के लिए मिलेगा, ठीक है। किसका मिलेगा? इकोनॉमिक क्लास का पूरा एग्जाम्पशन हो जाएगा। तो एडल्ट के लिए 20,000 रुपया पूरा माफ, टिकट का इकोनॉमिक क्लास फेयर माफ हो जाता है, और 3 बच्चों के लिए 25,000 रुपया वो भी माफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है? ये बार बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी हर चीज। अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, ऐसे 14 पेपर करने हैं। करंट रेजिडेंट है कितने साल का? 50 साल का। करंट की क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालना है अंडर डिफॉल्ट रेजिम। न्यू रेजिम के हिसाब से करंट की टोटल इनकम निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे करंट की पहले सैलरी है 2,75,000, न्यू रेजिम के हिसाब से ग्रॉस सैलरी है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट है, उसमें लॉस है। देखो, न्यू रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं कर सकते हो, भूल जाओ, ये गया। दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस। थर्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस का डिडक्शन मिलता है न्यू रेजिम में। तो फिर से बता रहा हूं, न्यू रेजिम में एलओपी लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, जैसे ओल्ड रेजिम में होता है ना 2 लाख रुपए तक, न्यू रेजिम में नहीं हो सकता है। और न्यू रेजिम में एसओपी का तो डिडक्शन ही नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। अब बढ़ते हम लोग पीजीबीपी की तरफ। आपने कुछ इनकम कमाया रबर उगा के और रबर को बेच के, तो रबर उगाओगे और रबर बेचोगे तो उसका 35% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2 लाख का 35%, 70,000 टैक्सेबल, 1,30,000 माफ। फिर रिटेल बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का, तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट हो गया? 70,000 रुपए आपका रबर वाला प्रॉफिट, 1,20,000 ये टोटल 1,90,000 रुपए का प्रॉफिट है। होलसेल बिजनेस में लॉस है तो वो लॉस यहां से सेट ऑफ कर दो, ठीक है। वो लॉस यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो बिजनेस लॉस है ये आप पूरा का पूरा बिजनेस लॉस यहां से क्या करना है? आपको सेट ऑफ करना है, ठीक है। अब और क्या करना है सर? ये बिजनेस लॉस भी सेट ऑफ कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या बचे? उसके बाद 45,000 जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बराबर से देखना, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ट्रिकी नहीं है मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है। 70,000 कहां से आया? रबर प्लांट बेच के आया। 1,20,000 कहां से आया? रिटेल बिजनेस। टोटल 1,90,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। उसमें से 1,00,000 ये 1,00,000 ये सेटअप हो गया, तो 1,90,000 में से 1,00,000 सेटअप हो गया, तो 90,000 बचा। अब 1,35,000 रुपीज का और लॉस है पीजीबीपी में, पिछले साल का लॉस है, वो भी पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, वो भी सेट ऑफ कर लो। 45,000 लॉस बच गया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो मतलब आपको टीडीएस काट के आया होगा तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। डिविडेंड पे कितना टीडीएस करता है? 10% टीडीएस करता है सेक्शन 194 में, तो 13,500 आपका टीडीएस काट के आया होगा, तो इसको ग्रॉस अप करो तो ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपया, या आईएफओएस में डाल देना। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप यहां पर 2 लाख है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका 1,10,000 है। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सेट ऑफ करके कैपिटल गेन्स में दिखा दो। उसके बाद लॉटरी आपका 45,000 है, वो आप ले लेना आईएफओएस के अंदर। उसके बाद एनएससी वेनएससी चैप्टर 6 के अंदर जो भी आप प्रोविडेंट फंड में ये सब में पैसा डालते हो, ये न्यू रेजिम में नहीं मिलता है तो इसको भूल जाओ, ठीक है। न्यू रेजिम में डिडक्शंस आपको नहीं मिलते। उसके बाद आपके माइनर बच्चे ने कुछ स्पेशल टैलेंट से कमाया तो वो आपके हाथ में क्लब नहीं होगा। माइनर बच्चा अपने टैलेंट से पैसा कमाता है, वो माता पिता के हाथ में क्लब नहीं होता है, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होता है। उसके बाद उस पैसे को माइनर बच्चे ने इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट कमाया, हाँ वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। माइनर बच्चा अपने टैलेंट से जो कमा रहा है वो आपके क्लब नहीं होगा, उसको इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट कमाएगा वो माता पिता में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। वाइफ की कोई इनकम नहीं है क्वेश्चन में लिखा है तो हस्बैंड के हाथ में इसको क्लब करना पड़ेगा। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका रिटर्न फाइलिंग का। क्या आपको इन सब केसेस में इनकम टैक्स के रिटर्न भरना है कि नहीं भरना है? चलो देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर आशीष है, उसका टर्नओवर 65 लाख से बिजनेस का भरना पड़ेगा। अगर किसी भी बंदे का टर्नओवर बिजनेस का 60 लाख रुपीस से ज्यादा है, 60 लाख से ज्यादा है, तो उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी, चेक करो। नेक्स्ट, मिस्टर सुभाष ने इस साल 90,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, नहीं रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख क्रॉस होगा तो रिटर्न भरना जरूरी है, अदरवाइज रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। तीसरा, मिस्टर दीपक है, उसने सेविंग बैंक के अंदर एसबीआई और एचडीएफसी सेविंग बैंक में 65 लाख डिपॉजिट किया है, चेक करो। तो सेविंग बैंक में अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। और करंट अकाउंट में उसने 75 लाख डिपॉजिट किया है, 75 लाख करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो रिटर्न भरना जरूरी है, और सेविंग बैंक के लिए 50 लाख या उससे ज्यादा भरोगे तो रिटर्न भरना जरूरी है। तो यहां पर देखो सेविंग बैंक के अंदर चेक करना, 65 लाख डिपॉजिट किया है, जो 50 लाख या उससे ज्यादा है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी। करंट अकाउंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन सेविंग अकाउंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4, कुमार ने बैंक से 1 करोड़ 20 लाख रुपया विड्रॉ किया। कुमार रेगुलरली रिटर्न भरता है तो बैंक ने उसका टीडीएस काटा होगा कुमार का। गौर से सुनना, कुमार 50 ईयर्स का है, कुमार का बैंक ने टीडीएस काटा होगा कि नहीं काटा होगा? हाँ काटा होगा। कौन से सेक्शन में? 194 है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कुमार ने बैंक से 1 करोड़ 20 लाख रुपया विड्रॉ किया तो बैंक ने कुमार का 20 लाख रुपए पे 2% टीडीएस काटा होगा। 20 लाख पे 2% कितना होता है? 40,000 रुपया। अब अगर कोई भी बंदे का जो जवान है, जो 60 ईयर से कम है, उसका अगर पूरे साल में 25,000 या उससे ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है, अगर कोई जवान है उसका 25,000 या उससे ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है तो उसको रिटर्न भरना जरूरी है। और अगर कोई बूढ़ा है, 60 ईयर्स का है और रेजिडेंट है तो उसके लिए लिमिट 50,000 रुपए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसलिए कुमार को यहां पर रिटर्न भरना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? एक इंडियन रेसिडेंट है, 45 ईयर्स एज है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? बहुत लंबा क्वेश्चन है। आपको टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है आनंद की, न्यू रेजिम में भी निकालना है, ओल्ड रेजिम में भी निकालना है। बाप रे, एएमटी प्रोविजन को इग्नोर कर दो। तो मैं पहले सॉरी पहले मैं न्यू रेजिम के हिसाब से बोल देता हूं, फिर मैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से बोल दूंगा, या मैं साइड बाय साइड दोनों बोलता रहूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसका एसईजेड में एक अंडरटेकिंग है, तो एसईजेड वालों को 10AA का डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये डिडक्शन आपको ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड दोनों बोल रहा हूं मैं। तो ओल्ड में ले लेना, न्यू में मत लेना। कभी खोला था यूनिट? 1920 में खोला था, मतलब 6 साल पुराना है, तो 50% डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 10AA में 5 साल के बाद आपको 50% डिडक्शन मिलता है। अब कितना डिडक्शन मिलेगा? आपका प्रॉफिट है 35 लाख, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 लाख, यहां पर चेक करना, ठीक है? जो आपको इंडिया में आ चुका है 6 महीने के अंदर। एक्सपोर्ट टर्नओवर इंडिया में 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्नओवर 200 लाख है, जो भी आएगा उसका 50% लेना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये डिडक्शन आपको ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। बस साथ साथ में बोलते जा रहा हूं, आप कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है? तो कैसे करोगे? 35 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट, उसमें से 10.5 लाख का डिडक्शन ओल्ड रेजिम में ले लेना, न्यू में मत लेना, ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपने कुछ इक्विटी शेयर्स बेचा है, सैम लिमिटेड, दोनों के इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपने एसटीटी भरा है, मतलब ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, एसटीटी भरा है। एसटीटी का डिडक्शन मिलता नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन ब्रोकरेज का डिडक्शन मिल जाएगा 0.1%। कंप्यूटेशन करते समय ये चीज दिमाग में रखना, एसटीडी का डिडक्शन कैपिटल गेन्स में नहीं मिलता है। अब पहला वाला शेयर है जो लिस्टेड शेयर है, 120 में खरीदा था, कभी खरीदा था? फरवरी में खरीदा था, और बेचा कभी? मार्च में बेच दिया। तो आपने 12 महीने के अंदर बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गया, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स निकालो। कितने में बेचा? सेल वैल्यू 150, परचेज प्राइस 120, सेल वैल्यू में से 0.1% ब्रोकरेज भी लेना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आएगा कैपिटल गेन्स उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा, 111 का, ठीक है?
सेकंड, जैम लिमिटेड का जो शेयर है वो आपने 2017 में खरीदा था, तो आपको यहां पर दादाजी वाला क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। याद करो, अगर 2018 के पहले अगर कोई शेयर खरीदते हो, लिस्टेड शेयर खरीदते हो जिसके ऊपर एसटीडी बना हुआ है और 31 जनवरी 2018 की अगर एफएमवी दी गई है, तो उसके ऊपर आपको ग्रैंडफादरिंग क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज में सेल प्राइस क्या होगा? सेल प्राइस होगा 100 माइनस 0.1% ब्रोकरेज। अब कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअल कॉस्ट 72 रुपीज, कितने में खरीदा था आपने? 72। कंपेयर विथ लोअर ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है? 100 एंड एफएमबी ऑन 31 जैन को एफएमबी कितनी है 2018 को? 50 लाख। इन दो 50 रुपए दोनों में से जो भी लोअर है वो पॉइंट नंबर 2 बनेगा। उसको फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करोगे और विच एवर इज हायर वो आपका बन जाएगा कॉस्ट। तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट यहां पर है 72 रुपीज। तो 100 माइनस 72, 28 रुपए आपका कैपिटल गेन्स होगा। लेकिन 0.1% का ब्रोकरेज निकालना मत भूलना। इंडेक्सेशन का कोई काम नहीं, इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं मिलता है। इस पे कितना कैपिटल गेन्स लगेगा सर? इस पे 12.5% टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख। 1.25 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स लग जाएगा आपको। नेक्स्ट वन, आपने कुछ 90,000 रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट किया है। इसका डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये 5 सालों के लिए, तो इसका आपको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 90,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 18,000 रुपए। इसके साथ साथ आपने कैश पेमेंट किया है 7,500 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कहां? देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। मेडिक्लेम कैश में नहीं दे सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में दे सकते हो, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 18,000 रुपए आपको ये मिलेगा, 5,000 ये मिलेगा, 23,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। किसमें? ओल्ड रेजिम में, न्यू में नहीं मिलने वाला है। उसके बाद रॉयल्टी आपको मिली है 2,88,000 की। ठीक है, तो 2,88,000 आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबीपी जहां भी दिखाना है दिखा दो। उसमें से 40,000 रुपए आपका खर्चा हुआ है, तो रॉयल्टी आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 2,48,000। उसमें से आपको 80 क्यूक्यूबी में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फिर से आपको कहां मिलेगा? ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। केयरफुल रहना। 80 क्यूक्यूबी कितना मिलेगा सर? 80 क्यूक्यूबी कितना मिलेगा? ध्यान से सुनना। आपका पैसा इंडिया में कितना आ गया? इंडिया में जितना पैसा आया उतना ही डिडक्शन मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। इंडिया में आपका 2,50,000 रुपीज आ गया, उसमें से 40,000 रुपया माइनस कर दो एक्सपेंस, कितना हो गया? 2,10,000। तो 2,10,000 रुपए का डिडक्शन 80 क्यूक्यूबी में मिलेगा, ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। 2,40,000 रुपए का मिलेगा, 2,10,000 का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकम में कितना दिखाओगे? 288 माइनस 40, इनकम में 248 दिखाओगे एक्स्ट्रा, और डिडक्शन में कितना दिखाओगे? चैप्टर 6 में 250 माइनस 40, क्योंकि जितना पैसा आया उतना ही डिडक्शन मिलता है। 250 माइनस 40 कितना हो गया? 2,10,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स रिफंड है, उसमें से इंटरेस्ट 1750 है, तो इंटरेस्ट आपको कहां दिखाना पड़ेगा? आईएफओएस में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है। ग्राउंड फ्लोर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और फर्स्ट फ्लोर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है। कितना आ रहा है रेंट? लेट आउट से रेंट आ रहा है 15,000 रुपए। तो लेट आउट का पहले मैं इनकम टैक्स निकाल लेता हूं। लेट आउट न्यू और ओल्ड में दोनों में सेम रहेगा, लेकिन एसओपी न्यू और ओल्ड में बदल जाएगा। लेट आउट 1,80,000 रुपए आपका रेंट आया, 15,000 इंटू 12 माइनस आपने म्युनिसिपल टैक्स कितना भरा है चेक करते। म्युनिसिपल टैक्स आपने 30,000 रुपया भरा है करंट ईयर में, पेड है, तो आपको आधा एलओपी में चला जाएगा और एसओपी में म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना। अब आपने लोन लेके इंटरेस्ट कितना भरा है चेक करो। लोन लेके आपने इंटरेस्ट 1 लाख रुपया भरा है, तो आधा एसओपी आधा एलओपी, तो एलओपी के अंदर 50,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसओपी। तो एलओपी में क्या आ गया? क्या आ गया एलओपी में? 1,80,000 रुपया रेंट, 15,000 इंटू 12, और ये म्युनिसिपल टैक्स कैसे है? टोटल 30,000, तो आधा एलओपी वाला, तो 15,000 यहां 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे और 1 लाख का आधा एलओपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 50,000। अब ध्यान से सुनना, एसओपी में आते हैं। एसओपी में ओल्ड और न्यू बदल जाएगा। एलओपी में ओल्ड और न्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का कंप्यूटेशन सेम है। एसओपी के अंदर है ना, ओल्ड रेजिम के अंदर आपको ना 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा एसओपी का। ठीक है, और आपको जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है 1,05,000 रुपए का, वो भी डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अंदर, मिलेगा ना प्रिंसिपल रिपेमेंट का एटीसी के अंदर, करेक्ट? ठीक है, ओल्ड और न्यू में दोनों नहीं मिलेगा। न्यू में एसओपी का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से बता रहा हूं, अगर एसओपी के लिए जाते हो तो ओल्ड के अंदर आपको क्या मिलेगा? 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा एसओपी का, और एटीसी के अंदर 1,05,000 रुपए हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट। लेकिन न्यू में जाओगे तो दोनों नहीं मिलने वाला है, एटीसी का 1,05,000 भी नहीं मिलेगा और एसओपी का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। हाँ, एलओपी का इंटरेस्ट आपको न्यू में मिलेगा, ठीक है, वो तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एलओपी दोनों में सेम ही होता है। लास्ट में आपने कुछ पीपीएफ में पैसा डाला है, पीपीएफ का पैसा आप एटीसी में ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड रेजिम में, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। और फिर बाद में 80,000 रुपए आपने माइनर बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट बनाया, माइनर बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट बनाओगे तो नहीं मिलता है, खुद के नाम पे फिक्स डिपॉजिट बनाओगे तो ही डिडक्शन मिलता है एटीसी में, माइनर बच्चे के नाम पे नहीं मिलेगा। उसके बाद टैक्स निकालो दोनों रेजिम के अंदर। ओल्ड रेजिम के अंदर टैक्स क्या है? टैक्स स्लैब्स क्या है? 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर कितना टैक्स आएगा?
12.5% टैक्स और 1.25 लाख का एग्जेम्पशन। शॉर्ट टर्म पे कितना आएगा? 20% टैक्स, क्योंकि ट्रिपल बनने वाला है। अब न्यू रेजिम में टैक्स कितना आएगा? 4 लाख तक माफ, 4 लाख से 8 लाख 5%, फिर 8 लाख से 12 लाख 10%, फिर 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, 24 लाख के ऊपर 30%। यहां पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5%, 1.25 लाख के ऊपर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे ट्रिपल बने। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों कंप्यूटेशन आपको करना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये दो कंप्यूटेशन देखो कितने लंबे हैं, यहां पर इतना लंबा कंप्यूटेशन इंस्टीट्यूट ने यहां पर किया है, करना पड़ेगा आपको। अब ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम 10-12 वाक्य का मिनिमम उनको पूछना चाहिए, उससे नीचे अगर पूछा तो फिर इतना टाइम किसी के पास है नहीं जिंदगी में। तो ये आपका था आरटीपी सितंबर 2024 सॉरी। अब हम लोग बढ़ते हैं आरटीपी जैन 2025। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अपने को क्या निकालना है? अपने को अक्षया का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, उसकी टोटल इनकम निकालना है। चलो अक्षया के बारे में पढ़ते हैं। अक्षया 59 ईयर्स का है, अक्षय सॉरी जो भी है, इंडियन सिटीजन है, फ्रीक्वेंटली इंडिया के बाहर ट्रैवल करता है। ही लेफ्ट इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ा उसने 20 अप्रैल को और वापस कभी आया? अक्टूबर 2025 में। तो चलो देखते हैं वो इंडिया के बाहर कितने दिन था। 20 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो अप्रैल में 10 दिन बाहर था, मई में 31 दिन बाहर था, जून में 30 डेज बाहर था, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 14 दिन बाहर था। टोटल 177 डेज बाहर था, तो 187 डेज इंडिया में आ गया। तो 177 डेज बाहर था, 187 डेज इंडिया में था, 188 डेज, तो वो बन गया रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए पिछले 7 साल में से पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा, पिछले 7 साल में 720 दिन होना पड़ेगा। तो वो देखो वो तो हो नहीं रहा है उसका। पिछले 7 साल में देखो यहां पर लिखा है सिर्फ 700 डेज इंडिया में था, तो ऑर्डिनरी तो नहीं बनेगा, देयरफॉर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? सिर्फ वही इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है, वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है। और पीजीबीपी अगर बाहर कर रहे हो और बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहला उसका शमा लिमिटेड इंडियन कंपनी के शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाया, हाँ वो तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उसको ले लो, ठीक है, ये ले लो क्योंकि ये इंडिया में अक्रू हो रही है। उसके बाद इंडियन कंपनी से उसको डिविडेंड मिला है 40,000 रुपए का, वो आईएफओएस में ले लेना। और इस डिविडेंड को कमाने के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उसने लोन लिया था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है 10,000 रुपए का। तो याद करो, और डिविडेंड के अगेंस्ट सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, वो है इंटरेस्ट का खर्चा, वो भी 20% ऑफ डिविडेंड तक मिलेगा। अब उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है? इंटरेस्ट 10,000 पे किया है और डिविडेंड कितना है? 40,000, तो उसको 20% ऑफ 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। 20% ऑफ 40,000 कितना होता है? 8,000 रुपए से ज्यादा डिडक्शन उसको नहीं मिल सकता है। भले उसने इंटरेस्ट 10,000 रुपए का पे किया है, लेकिन उसको डिडक्शन सिर्फ 8,000 का ही मिलेगा, तो यहां पर 32,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और तीसरा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से उसने इंटरेस्ट कमाया 9,500 रुपया, तो उसमें से सबसे पहले सिंगल अकाउंट होल्डर को 3,500 रुपया माफ होता है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को 7,500 रुपया 7,000 रुपया माफ होता है, और उसमें से जो बच जाएगा वो 80 टीटीए में उसको डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है। तो बराबर से सुनना, पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट आता है पहले तो 3,500 रुपया सेक्शन 10 में माफ है, ठीक है। उसके बाद 10,000 रुपए तक 80 टीटीए में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके बाद 10,000 रुपया बचते ही नहीं है। 9,500 में से 3,500 माइनस करूंगा तो 6,000 ही बचता है। तो 80 टीटीए में चैप्टर 6 से डिडक्शन उसको 6,000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर मयंक एक रेजिडेंट है, क्या करना है इसके केस में? उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है और बताना है कौन कौन सा लॉस उसका कैरी फॉरवर्ड होगा अंडर 115 बीएससी, मतलब न्यू रेजिम के हिसाब से बताना है, ठीक है। सबसे पहले सैलरी अपने को रेडीमेड दिया है 27,40,000 कंप्यूटेड है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, अगर नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो कैरी फॉरवर्ड करो। इस क्वेश्चन में चेक कर लेना, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है तो ये वाला लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 375 है और दिल्ली प्रॉपर्टी का लॉस 375 है। कानपुर प्रॉपर्टी में इनकम है 5,50,000 पॉजिटिव, आपस में सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकता है न्यू रेजिम में। और जो एसओपी वाला लॉस है वो अलाउड नहीं है, उसको भूल जाओ। एसओपी वाला लॉस आपका लैप्स हो जाएगा, 1,50,000 लैप्स। जो एलओपी वाला लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में आपस में सेट ऑफ हो सकता है, दूसरे रेट से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। उसके बाद आपने ऑनलाइन गेम से कुछ पैसा कमाया है 35,000 नेट ऑफ टीडीएस, तो उसके ऊपर 30% टीडीएस करना होगा, तो उसको ग्रॉस अप करो। ग्रॉस अप करने पे 50,000 रुपए आपको ग्रॉस अप इनकम आ जाएगी, ठीक है। 35,000 इज आफ्टर 30%, तो 100% इज हाउ मच? 50,000।
उसके बाद आपका पीजीबीपी है 36,86,000, उसको आफ्टर नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, तो अच्छी बात है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है आपको न्यू रेजिम में। आफ्टर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नहीं ये नहीं चलेगा, न्यू रेजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एडबैक करना पड़ेगा आपको झक मार के, ये करना ही पड़ेगा एडबैक, न्यू रेजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद क्या बिजनेस लॉस पिछले साल का सेट ऑफ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट ईयर के बिजनेस को पिछले साल के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, क्या नॉर्मल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, सेट ऑफ कर सकता हूं, कर सकते हो। अगर ये एडिशनल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता तो नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो। अच्छा, एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, उससे लॉस है, उसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका लॉस सिर्फ उसी की इनकम से सेट ऑफ होता है। करंट ईयर में ऐसी कोई हॉर्स रेस की इनकम नहीं है, तो उसको उससे सेट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दिल्ली में, उसका क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी लॉस वो आपका लैप्स, छोड़ दो उसको। ये सब करने के बाद आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, और आपको क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करना है मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है टीडीएस के ऊपर। मिस्टर राजा ने 12 लाख रुपए पे किया थॉमस कुक को, इंडिया के बाहर घूमने जा रहा है, पैकेज लिया सिंगापुर का। तो देखो, अगर आप इंडिया के बाहर ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम घूमने जाते हो, उसके लिए पैसा देते हो, तो 10 लाख रुपए तक का 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा सामने वाला, और 10 लाख के ऊपर 20% टीसीएस कलेक्ट करेगा। आपने कितना पैसा दिया, 12 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए तक 5% टीसीएस लगता है 206C सबसेक्शन 1G में, और 10 लाख रुपए के ऊपर 20% टीसीएस लगता है, तो टोटल आपको इतना टीसीएस देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में राजा ने 13 लाख रुपए और रेमिट किया पर्सनल सेविंग में से अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। तो ये आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप पैसा रेमिट कर रहे हो, तो यहां पर 10 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्प्ट है, और 10 लाख रुपए के ऊपर फ्लैट 20% लग जाएगा। क्यों सर 5% नहीं, 5% सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल के लिए, बाकी किसी भी पर्पस के लिए आप देखो अपनी बहन को पैसा दे रहे हो, एजुकेशन मेडिकल के नहीं दे रहे हो, किसी और पर्पस के लिए दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो किसी भी और पर्पस के लिए अगर 10 लाख के ऊपर के ज्यादा रेमिट करते हो पूरे साल में, तो फ्लैट 20% टीसीएस लगेगा 10 लाख के ऊपर। 10 लाख एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर फ्लैट 20% टीसीएस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रमेश जी का पीएनएल दिया हुआ है, अपने को क्या कंप्यूट करना है, रमेश जी की टोटल इनकम निकालना है, टैक्स पेबल निकालना है। याद रखना, जब भी इंस्टीट्यूट टैक्स लायबिलिटी निकालने बोलेगा ना, तो टैक्स निकाल के छोड़ दो, लेकिन जब इंस्टीट्यूट बोलेगा ना टैक्स पेबल, तो आपको ना पेबल का मतलब होता है कि टैक्स निकालने के बाद आपको उसमें से अगर कोई टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, तो वो माइनस करके बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अंडर द रेगुलर प्रोविजन मतलब ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स निकालना है। चलो शुरू करते हैं। पीएनएल के अंदर प्रॉफिट कितना है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, फर्टिलाइजर कुछ बेचता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 75,43,000। अब पीएनएल में क्या क्या चीज क्रेडिट किया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले रेंट क्रेडिट किया है, रेंट पीएनएल का पार्ट नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है, यहां से माइनस करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। सर म्युनिसिपल टैक्स कितना है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर है, देखो म्युनिसिपल टैक्स आपने 10,000 रुपया पे किया है, ठीक है, पीएनएल में डेबिट किया है। और क्वेश्चन में देखो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पास पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि आधी बिल्डिंग बिजनेस है और आधी बिल्डिंग लेट आउट है, तो आधी बिल्डिंग लेट आउट है तो आधा म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी तो मिलना चाहिए, तो आधा म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पीजीबीपी में मिलेगा, और आधा आपको मिलेगा, आधा आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 6 में भी 50% एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। 50% आप पीजीबीपी में ले लो, 50% एड बैक करके हाउस प्रॉपर्टी में ले लो, ठीक है। तो यहां से आपका 5,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यहां पर कितना पीजीबीपी में एड बैक करोगे, 5,000 रुपए एड बैक कर दोगे, और 5,000 रुपया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले लोगे, क्योंकि आधा तो बिजनेस के लिए, तो आधा एड बैक कर दो, आधा अलाउड रहने दो, और आधा हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला इनकम टैक्स रिफंड, यहां से माइनस कर दो, इनकम टैक्स रिफंड पे टैक्स नहीं लगता है, हाँ उसके इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, जो आगे जाकर देखेंगे, अगर कुछ इंटरेस्ट है तो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड यहां से माइनस करो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड जाकर दिखा देना, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड दिखा देना। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस में डेबिटेड है, क्या डेबिट किया आपने, 1,000 रुपया आपने कुछ पेनाल्टी डेबिट किया है, लेट रिटर्न भरने की पेनाल्टी 234F की, तो ये आपकी डिसअलाउ हो जाएगी, ये इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, पेनाल्टीज इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होती है। लेट रिटर्न भरा, उसकी 1,000 रुपया पेनाल्टी आपने दी, तो उसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 35,000 रुपया आपने किसी को सैलरी दे दिया कैश में, एक दिन में नहीं दे सकते हो, एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपए के ऊपर कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपका 48(3) में डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला वाला एडजस्टमेंट बहुत इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है, इस पे बहुत ध्यान देना। आपने लोन लिया है, कहां से लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है, और उसको 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। किस चीज के लिए लोन लिया है भाई, किस चीज के लिए लोन लिया है, लेकिन यहां पर बोला है कि आउट ऑफ द लोन 2 लाख वॉज फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब 10 लाख में से 20% पर्सनल है और 80% बिजनेस है।
तो 10 लाख में से अगर 20% पर्सनल है, 10 लाख में से 2 लाख पर्सनल है, तो 1,20,000 का इंटरेस्ट में से आंख बंद करके पहले 20% डिसलाउ कर दो। 20% तो सीधा सीधा डिसलाउ जाएगा, क्योंकि अगर 10 लाख में से 2 लाख पर्सनल है तो 1,20,000 में इंटरेस्ट में से भी 20% पर्सनल होगा, तो 1,20,000 का 20% होता है 24,000 रुपए। तो सबसे पहले आंख बंद करो, 24,000 रुपए डिसलाउ कर दो। कर दिया सर, 24,000 डिसलाउ हो गया। अब बच गया कितना? 96,000। क्या 96,000 का डिडक्शन मिलेगा? वो भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बचे हुए अमाउंट पे ना आपने ना टीडीएस काटना भूल गए। आपको टीडीएस काटना चाहिए था सर। एनबीएफसी का टीडीएस काटना होता है, हाँ काटना होता है। बैंकों का टीडीएस काटना अलाउड नहीं है, लेकिन एनबीएफसी का टीडीएस काटना पड़ेगा। बचे हुए 96,000 का आपने टीडीएस नहीं काटा, तो 96,000 का 30% आपको वो भी डिसलाउ करना पड़ेगा। तो दो डिसलाउ चाहिए। 24,000 तो डायरेक्टली पूरा डिसलाउ हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल है। 96,000 बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन उसमें से टीडीएस नहीं काटा, तो 30% वो भी खर्चा डिसलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया आपने 40,000 रुपए से। क्लोजिंग स्टॉक को कम करना मतलब इनकम को करना, गलत बात है। तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दो, कितने से? 40,000 से, तो इनकम बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट एड बैक कर दो। उसके बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड में 2,000 इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटरेस्ट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ 45,000 वॉज पेड बाई चेक। चेक से भरा आपने हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 रुपए, हाँ तो मिलेगा ना, 25,000 रुपए तक मिल जाएगा। 45,000 नहीं मिलेगा, 25,000 रुपए तक एटीडी में मिलेगा, क्योंकि आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडवांस टैक्स 15,000 रुपए भरा है, तो एडवांस टैक्स का आप क्या कर लेना, बाद में क्रेडिट ले लेना टैक्स निकालने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आखिर में आपका एक कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन है। आपने एक वेकेंट लैंड बेची, कितने में बेची? 10 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 14 लाख। तो क्या लेना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। 110% से ज्यादा डिफरेंस है, तो विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। 10 और 14 में 110% नहीं, 140% का डिफरेंस है, देयरफॉर 14 लाख लेना पड़ेगा। कॉस्ट क्या लोगे? कॉस्ट लेने के लिए आपने खरीदा था 1.8 लाख में, उसमें 10,000 का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट खर्चा किया है, तो 1.9 लाख आपका एक्चुअल कॉस्ट है। अब उसको कंपेयर करोगे एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज लोअर। तो देखो कैसे निकालना होता है। एक्चुअल कॉस्ट है आपका 1.9 लाख, इसको किससे कंपेयर करोगे? इन दोनों के लोअर से। इन दोनों का लोअर क्या है? 3 लाख से। फिर इन दोनों का हायर, हायर क्या है? 3 लाख। देयरफॉर 3 लाख आपको क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल गेन्स 11 लाख रुपए के ऊपर 12.5% का टैक्स लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे लिया मैंने कॉस्ट? ध्यान से सुनो। एक्चुअल कॉस्ट 1.9 लाख कंपेयर विद लोअर ऑफ एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 का लोअर। दोनों में से लोअर क्या है? दोनों में से लोअर 3 लाख है, तो 4 लाख को काटो। फिर ये और एक्चुअल कॉस्ट में से जो हायर है वो आपका कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट है 3 लाख रुपए, 11 लाख रुपए पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स निकालो, बहुत सिंपल है, ठीक है। टैक्स न्यू रेजिम के हिसाब से, ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो ये था आपका आरटीपी सितंबर 2000 सॉरी आरटीपी जैन 2025। चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी मई 2025। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है आपका कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी निकालना है। चलो देखते हैं कौन से रेजिम के हिसाब से निकालना है। सैलरी निकालना है और न्यू रेजिम के हिसाब से सैलरी निकालना है। तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना जब भी कंप्यूट करोगे। सबसे पहले सैलरी का स्केल देखो। 2024 में आपने कंपनी ज्वाइन किया था और सैलरी का स्केल है 60,000, 1,000, 70,000। इसका मतलब क्या है? हर 12 महीने के बाद आपकी सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ेगी और 70,000 रुपए तक बढ़ेगी। तो 1 फरवरी 2024 को आपकी सैलरी 60,000 है, तो 1 फरवरी 2025 को आपकी सैलरी 61,000 हो जाएगी और 1 फरवरी 2026 को आपकी सैलरी 62,000 हो जाएगी। हम कौन से साल का कंप्यूटेशन कर रहे हैं? हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं 25-26 का। तो 25-26 का कंप्यूटेशन करते समय आपको दिमाग में रखना होगा 1 फरवरी 2025 को सैलरी 61,000 हो गई थी, तो 10 महीने की सैलरी हो जाएगी 61,000 और फरवरी और मार्च 2026 की सैलरी 62,000 है, तो फरवरी और मार्च की सैलरी आपकी 62,000 इंटू 2 मंथ्स है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। पहले 10 महीने की सैलरी 61,000 इंटू 10 और फिर बाद में लास्ट 2 महीने की सैलरी 62,000 इंटू 2, ठीक है। डियरनेस अलाउंस उसका 25% है, उसका 60% है जो डीए इन टर्म्स है, जो बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे जाकर, ठीक है। तो जो डियरनेस अलाउंस आपका आता है 60% आता है आपका 183,500, उसका 60% आपका डीए इन टर्म्स हो जाएगा। कैलकुलेशन करते समय आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस, अगर लीव सैलरी मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है, तो उसके ऊपर ईमानदारी से टैक्स भर दो, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने मुझे कार दी, मोटर कार दी 1 दिसंबर को, 1600 सीसी से ज्यादा की कार है, साथ में शॉफर दिया मतलब ड्राइवर भी दिया, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों पर्पस के लिए हैं और उसके सारे खर्चे कंपनी मेंटेन करती है।
तो अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल कर देते हैं कंपनी कि अगर कार मिल रही है 1600 सीसी से ज्यादा की कार मिल रही है, साथ में ड्राइवर भी मिल रहा है, पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए, और सारे खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो 2400 रुपया पर क्यूसेट उसका टैक्सेबल हो जाएगा और 900 रुपया ड्राइवर का टैक्सेबल हो जाएगा 4 महीने के लिए, क्योंकि गाड़ी दिसंबर से मिली है तो 4 महीने के लिए लेना पड़ेगा। गाड़ी के लिए 2400 रुपया और बाद में ड्राइवर के लिए अलग से 900 रुपया ऐड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है कि एम्प्लॉयर ने मुझे लोन दिया। कौन सा लोन दिया? लोन दिया ऐसी एम्प्लॉयर सस्ते में लोन देता है ना मुझे। हाँ, अगर कोई बीमारी के लिए लोन देता है तो वो माफ होता है, लेकिन यहां पर बीमारी के लिए नहीं दिया, ऐसे ही दिया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है? 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, जबकि एसबीआई का रेट कितना है? 9.5% है। तो पर क्यूसेट कितना हो गया? डिफरेंस आपके हाथ में पर क्यूसेट होगा 4 महीने का। लेकिन अब ये जो लोन है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, यहां पर आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। 1 जून 2025 को लोन मिला है और 1 अक्टूबर से आप उसको क्वार्टरली रीपे कर रहे हो। मतलब पहला रीपेमेंट आप ना कैसे रीपे कर रहे हो पता है? आप क्वार्टरली रीपेमेंट करोगे। कितना? 2 साल तक, मतलब हर क्वार्टर 2 साल तक 2 लाख को रीपे करोगे क्वार्टरली। मतलब एक साल में आप 1 लाख रीपे करोगे, दूसरे साल में 1 लाख, मतलब एक क्वार्टर में 25,000 रीपे करोगे। इतना दिमाग में रखना। टोटल 2 लाख का लोन है, 2 साल में आप 8 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। 2 साल में क्वार्टर नहीं, 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 8 क्वार्टर। तो 2 लाख का 8 कितना होता है? डिवाइड बाय 8, 25,000 रुपया पर क्वार्टर। अब ध्यान से सुनना, 1 जून को तो पूरा 2 लाख का लोन है, तो जून के महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 2 लाख इंटू 4% जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 12। जुलाई का भी वैसे ही, अगस्त का भी वैसे ही, सितंबर का भी वैसे ही। लेकिन अक्टूबर 1 को ना आप पहला क्वार्टर का रीपेमेंट कर दोगे। ठीक है, तो अब अक्टूबर 1 को आपको 1,75,000 इंटू 4% इंटू 1/12, ऐसा नवंबर दिसंबर में भी ऐसी करना पड़ेगा। फिर जनवरी 1 2026 को वापस से रीपे कर दोगे, तो जनवरी 1 को वापस से आपको 25,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो जनवरी 1 को आपको कितना लेना पड़ेगा? 1,50,000 इंटू 1% इंटू 4% इंटू 1/12। चेक करो, तो जून से लेकर सितंबर तक पूरे 2 लाख का इंटरेस्ट आएगा। अक्टूबर से दिसंबर तक 1,75,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को 25,000 रुपए हो गया। उसके बाद 1 जनवरी को वापस से 25,000 रुपए हुआ, तो वापस से आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर 4% इंटरेस्ट 1/12 करके इस तरीके से पर क्यूसेट वैल्यू निकाल के इनकम में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला वाला एडजस्टमेंट ना मार्क कर लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत बार इंस्टीट्यूट ने इसको रिपीट किया है, तो केयरफुल रहना कि कंपनी ने आपको ना एक घर दिया है, फुल्ली फर्निश्ड घर दिया है दिल्ली में। कभी दिया? 1 अप्रैल 2024 को, पिछले साल दिया था। ठीक है, हाउस किसका है? कंपनी का खुद का घर है। कंपनी ने रेंट पे लेके नहीं दिया है, कंपनी का खुद का घर है दिल्ली के अंदर। परक्यूसेट वैल्यू ना, पिछले साल की परक्यूसेट वैल्यू ना 92,000 थी। ठीक है, 92,000 पिछले साल की परक्यूसेट वैल्यू थी। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ना कि कंपनी आपको घर भर दे रही है, पिछले साल का परक्यूसेट वैल्यू है, तो उस केस में क्या करना होता है पता है? करंट ईयर का परक्यूसेट वैल्यू निकालना होता है, उसको निकाल के अलग कर दो, फिर पिछले साल का परक्यूसेट वैल्यू निकालो, उसको निकाल के इंडेक्स करो, पिछले साल के परक्यूसेट वैल्यू को पिछले साल के इंडेक्सेशन और करंट ईयर के इंडेक्सेशन से इंडेक्स करो, और दोनों में से जो भी लोअर होगा ना उतना आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, याद करो। ठीक है, तो अब मैं करंट ईयर का ना पहले निकाल रहा हूं। कंपनी का खुद का घर है, कहां है? दिल्ली में। दिल्ली का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो कंपनी का खुद का घर है, तो 10% ऑफ सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? यहां पर बेसिक भी आता है, डीए इन टर्म्स भी आता है, कमीशन, सारे के सारे कमीशन, सारे अलावेंसेस, सब कुछ आ जाएगा, बोनस भी आ जाएगा, सिर्फ परक्यूसेट को छोड़कर। परक्यूसेट को छोड़कर और डीए नॉट इन टर्म्स को छोड़कर बाकी सब कुछ सैलरी के अंदर लेना है। ठीक है, और सैलरी के अंदर सब कुछ ले लो, सब ले लिया। सब लेने पर मेरे को 9,15,000 की सैलरी आती जब मैं टोटल मारता हूं, उसका 10% ले लो। प्लस फर्नीचर भी दे रहा है कंपनी आपको, तो वो भी ले लो। कितना दे रहा है? फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का दे रहा है, चेक करो, वो लेना, वो भी 10% ले लेना। ये सबका टोटल मारने के बाद है ना, आपको जो भी आंसर रहेगा ना वो आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। अब आपका पिछले साल का जो परक्यूसेट वैल्यू है ना उसको इंडेक्स कर दो। कैसे? मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्सेशन 376 डिवाइड बाय पिछले साल का इंडेक्सेशन 363, इसीलिए उन्होंने नीचे ये दिया हुआ है। अब दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो लेना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ऐसा आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के अंदर वो लोग देंगे, और ये कब करना है पता है? जब आपको ना घर है ना 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद मिला है। इस क्वेश्चन में आपको घर कब मिला है? 1 अप्रैल 2024 में मिला है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगर 1 अप्रैल 2022 को घर मिला होता ना तो आपको ये सब नाटक नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, इंडेक्सेशन वाला कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसे मैंने दोनों किस्म के क्वेश्चन क्लास में आपको कराया, जाकर अपने आरटीपी एमटीपी वाले बुक में देख लेना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन आपका क्या है? कलीग से गिफ्ट मिला, तो कलीग से गिफ्ट मिला, वो भी क्या मिला? मोबाइल फोन मिला, तो वो तो वैसे भी सैलरी में तो आ नहीं सकता है, आईएफओएस में भी नहीं आ सकता, क्योंकि मोबाइल फोन आईएफओएस के अंदर कवर्ड नहीं है, और अगर कवर्ड भी है तो 50,000 से कम है, तो वैसे भी गिफ्ट टैक्सेबल
नहीं होता है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना, ये मत भूलना सैलरी के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, प्रिया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, बहुत ज्यादा फाइनेंस में अच्छी बंदी है ये। उसने जनवरी 2023 में ना गोल्ड खरीदा, कितने में? 3,25,000 में खरीदा। अब ना गोल्ड का भाव बढ़ गया 2025 में, ठीक है, 2 साल बाद, तो उसने गोल्ड बेच दिया, तो क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जनवरी 23 में खरीदा, अक्टूबर 2025 में बेचा, तो 24 महीने के बाद बेचा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। सेल कंसिडरेशन 475 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,25,000, डिफरेंस 24 महीने के बाद बेचा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का उसके ऊपर उसको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला वही हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। उसने एक घर बेच दिया, कितने में बेचा? 80 लाख में बेचा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 90 लाख। तो क्या लेना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि दोनों विच एवर इज हायर, दोनों के बीच में 110% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे। क्या लेना पड़ेगा? सेल कंसिडरेशन। उसके बाद उसने 1%, उसके बाद ना कॉस्ट निकालना पड़ेगा। भाई पहले भी ऐसे निकाला है, कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक्चुअल कॉस्ट 8.8 लाख है, उसको कंपेयर करोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एफएमबी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको फिर एक्चुअल से कंपेयर करोगे, देन विच एवर इज हायर। ठीक है, दोनों में से जो भी लोअर है वो लो, और फिर बाद में जो कंपेयर करो एक्चुअल को, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब यहां पर है ना आपको कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद ना यहां पर ना एक चीज दिमाग में रखना, प्रिया के पास ना 2 ऑप्शन है। क्यों? टैक्स निकालते समय ना 2 ऑप्शन है। एक तो वो 12.5% का टैक्स निकाल दे विदाउट इंडेक्सेशन, और एक 20% का टैक्स भी ले सकती है विद इंडेक्सेशन। काय को सर? बिकॉज प्रिया क्या कर रही है पता है? प्रिया का टैक्स पूछा है, देखो यहां पर टैक्स पूछा है तो टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट तरीके से टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स कैसे निकालना पड़ेगा? आपको 2 तरीके से। क्यों सर 2 ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? इंडेक्सेशन तो निकल गया ना 23 जुलाई 2024 के बाद। नहीं, एक केस में अभी भी सरकार 2 ऑप्शन देती है, वो है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो और 23 जुलाई के पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी और 23 जुलाई के बाद लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो, तो 2 ऑप्शन है, या तो 12.5% ले लो विदाउट इंडेक्सेशन, या तो 20% ले लो विद इंडेक्सेशन। जो भी ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप ले लेना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉस्ट कैसे निकालने का वो मैंने आपको बताया था। एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद लोअर ऑफ एफएमबी ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज लोअर, फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करो विचएवर इज हायर, वो आपको कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों ऑप्शन ले लो, विद इंडेक्सेशन भी ले लो, विदाउट इंडेक्सेशन भी ले लो, जो ज्यादा बेनिफिशियल ले रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक चीज है, तो इसको जरा बहुत ज्यादा केयरफुली देखना। अक्षय एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और क्या करना है उसके लिए? उसकी टोटल इनकम निकालना है और कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा वो बताना है। ये ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, मतलब ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अतरंगी क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहले अक्षय की सैलरी यहां पर दी गई है कितनी? 3,35,20,000। ठीक है, उसके बाद अक्षय का रेंट दिया गया है। अक्षय के पास 3 प्रॉपर्टी है। दिल्ली की एक प्रॉपर्टी है, उसका 5 लाख रुपया उसका रेंट है। म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, तो 30% स्टैंड। एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? सैलरी लिख दो 35,20,000। अब हाउस प्रॉपर्टी में आओ, 5 लाख रुपया उसकी दिल्ली प्रॉपर्टी का रेंट है, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। साथ में उसने लोन लिया है प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, दिल्ली वाली, उस पर इंटरेस्ट दिया है, 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो। ठीक है, और वो माइनस कर दिया, हाँ माइनस कर दिया। उसके अलावा एक और इंटरेस्ट आएगा यहां पर। कैसे? देखो यहां पर उसने 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट और पे किया है, वापस से लोन लिया है उसने। ठीक है, दिख रहा है, लेकिन ये वाला लोन उसने रिपेयर के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? रिपेयर के लिए। तो वो वाला रिपेयर का इंटरेस्ट भी एलओपी में पूरा मिलता है, एसओपी में 30,000 मिलता है। एलओपी में रिपेयर के लिए लो या परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा मिलेगा। तो ये दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली 5 लाख रुपया रेंट है, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट किसका है? लोन जो घर खरीदने के लिए लिया था, उस 75,000 रुपया इंटरेस्ट कितना है? लोन जो रिपेयर करने के लिए लिया था। ये हो गया दिल्ली वाली प्रॉपर्टी। जयपुर वाली प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3,20,000 रुपीज की रेंट है, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, डायरेक्ट ले लो, इसमें कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं है यहां पर। उसके बाद मुंबई वाली प्रॉपर्टी का क्या है? मुंबई वाली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अगर आप लोन का रीपेमेंट भी करते हो, तो इसमें से 75,000 रुपए का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो रिपेयर के लिए, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ 30,000 ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद में ना हाउस प्रॉपर्टी में भयंकर लॉस आने वाला है। क्या करूं? उस भयंकर लॉस को आप ना सैलरी से सेट ऑफ कर दो 2 लाख रुपए तक। 2 लाख रुपए तक सैलरी से। देखो 3 प्रॉपर्टी है, जयपुर वाली प्रॉपर्टी में तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में भयंकर लॉस आने वाला है। मुंबई वाली प्रॉपर्टी भी एसओपी है, वो लॉस है। तो हाउस प्रॉपर्टी में ओवरऑल आपको लॉस ही आने वाला है, बहुत ज्यादा लॉस आने वाला है। वो जो भी लॉस होगा वो आप क्या करो, 2 लाख रुपए तक सैलरी से सेट ऑफ कर लो, बाकी आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है,
2 लाख से ज्यादा आप दूसरे ऐसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी निपट गया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स की बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन्स में आपका 7,95,000 आएगा। चलो ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 7,95,000 कैपिटल गेन्स। नीचे देखते रहना। उसके बाद आईएफओएस में आते इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये मैंने आईएफओएस में लिख दिया 73,000। अब पीजीबीपी के अंदर भी भयंकर लॉस है। एक तो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है 2.3 लाख का, ठीक है। ये मैंने 2.3 लाख स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस प्रॉफिट लिख दिया। एक तो आपको पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है और फर्म को उसका डिडक्शन मिल रहा है, तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है पीजीबीपी इनकम। याद करो, जितना रेम्यूनरेशन फर्म को अलाउड उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, तो ये 50,000 रुपया भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पीजीबीपी इनकम कितनी हो गई? 2.3 लाख जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, बिजनेस प्रॉफिट है, और जो आपका ये सैलरी मिला है फॉर्म से 50,000, ये 2.8 लाख से। अब देखो आपके पास भयंकर टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस है 7,50,000। तो अब मैं क्या करूं? सेट ऑफ मारो सबके अगेंस्ट। सबसे पहले ये पूरा का पूरा 2.8 लाख उड़ा डालो, उसके बाद ये 73,000 पूरा उड़ा दो, और फिर बैलेंस जो बचेगा वो यहां से उड़ा देना, ठीक है। तो देखो 2.8 लाख प्लस 73 प्लस 3,97,000, आपका टोटल 7,50,000 पूरा उड़ गया। अरे उड़ गया, पूरा पूरा उड़ा दो। तो सर ऐसे क्यों उड़ाया आपने? पहले बिजनेस लॉस से उड़ाओ। हाँ, पहले बिजनेस लॉस, पहले बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा ना, और कहां से सेट ऑफ होगा? सर फिर कैपिटल गेन्स क्यों नहीं उड़ाया? नहीं, कैपिटल गेन्स लोअर रेट पे टैक्स होता है, तो उसको मत उड़ाओ पहले। देखो इस पे 30% टैक्स लगेगा ना आपको आईएफओएस पे, तो आईएफओएस खत्म करो ना। कैपिटल गेन्स पे तो आपको 12.5% टैक्स लगने वाला है, तो 12.5% टैक्स वाला इनकम पहले कम क्यों कर रहे हो? पहले जिसपे ज्यादा टैक्स लगता है वो कम करो ना। लॉ ने कोई प्रायोरिटी नहीं बोला है सेट ऑफ करते समय, किससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले इससे सेट ऑफ कर रहा हूं, बचा हुआ इससे 98,000 पे मैं 12.5% टैक्स दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 73,000 पे 30% टैक्स नहीं देना है भाई, मुझे 98,000 पे 12.5% टैक्स देना परवड़ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद लॉटरी इनकम आप लिख दो, लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। लॉस इनकर्ड बाय फर्म इन विच पार्टनर इज ए पार्टनर, वो सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 80C के अंदर ये 15,000 रुपए का डिडक्शन ले लेना, ठीक है। अच्छा सर, ये लॉस, ये जो पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, क्या मैं ये कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं? वो भी सेट ऑफ कर सकते हो आप, ये चेक करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हो, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से पॉसिबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये मैंने पूरा कंप्यूटेशन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देख के जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। मिस्टर सुभाष एक सैलरीड इंडिविजुअल है, वो 52,000 रुपीज का रेंट पे कर रहा है, तो सैलरी वाले रेंट का टीडीएस कहां काटेंगे? 194 आई में नहीं काटेंगे, आईबी में काटेंगे। आई किसके लिए एप्लीकेबल है? वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल का 1 करोड़ से ज्यादा, या प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। सैलरी वाले 194 आईबी में काटेंगे, एक साथ काटने का। 52,000 रुपीज रेंट दे रहे हो, अप्रैल से लेकर, और अगस्त में वेकेट कर दिया। अगस्त में वेकेट कर दिया तो 5 महीने का रेंट पे टीडीएस काटो एक साथ। 52,000 इंटू 5 इंटू 2%, बिकॉज रेंट पर मंथ इज मोर देन 50,000। अच्छा, विल योर आंसर चेंज? अगर ये अक्टूबर में वेकेट करेगा, अक्टूबर में वेकेट करेगा तो 7 महीने का रेंट पे टीडीएस काटो। 52,000 इंटू 7 इंटू 2%, बहुत सिंपल है। क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है खास, बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म ने टेंडो लीव्स बेचा, टेंडो लीव्स बेचा तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना? 5% टीसीएस लगता है टेंडो लीव्स पे, लेकिन सामने वाले ने पैन भी नहीं दिया, गड़बड़ हो गई। अगर पैन नहीं दिया तो एक्चुअल रेट और ट्वाइस द रेट, और 5% विचएवर इज हायर। अगर पैन नहीं दिया तो ट्वाइस द रेट कितना हो जाएगा? 10%। कंपेयर विद 5%, विचएवर इज हायर इज 10%। तो अब पैन नहीं दिया तो 10% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, पैन देता तो 5%, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गणेश एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, 61 ईयर्स एज है उसकी, ऑडिट करवा रहा है, टैक्स ऑडिट 44 AB में, उसका पीएनएल दिया हुआ है। अब नीचे गणेश की अपने को इनकम निकालना है। अज्यूमिंग ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर 115 BSE वन न्यू रेजिम के हिसाब से गणेश की इनकम टैक्स निकालो फटाफट। तो देखो, कभी भी पीएनएल दिया होगा तो मैं आपको क्या बोलता हूं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ने का और एडजस्टमेंट पे जंप मारने का, ठीक है, बाद में पीएनएल पे आने का। तो नेट प्रॉफिट आपका 53,74,500 आ गया। अब सीधा जंप मारो एडजस्टमेंट में। सबसे पहला एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अंडर वैल्यू है। देखो अंडर वैल्यू है तो ओपनिंग स्टॉक कम है, मतलब खर्चा कम है ना, तो क्लेम करो, फिर और माइनस करो। ओपनिंग स्टॉक कम लिखा मतलब पीएनएल के डेबिट साइड पे कम लिखा ना, तो उसको ठीक से लिखो फिर। और क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब इनकम कम दिखाया, तो उसको ऐड बैक करो, बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक आपका 14,50,000 है, वो कम है, 90% पे वैल्यू है, 10% कम वैल्यू है, तो 10% कितना होगा उतना माइनस करो। और क्लोजिंग स्टॉक आपका 15,58,000 रुपीज है, वो भी 10% कम है, तो उसको भी बढ़ाओ, तो उसको भी ऐड बैक करो 10%, ठीक है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में वही पुराना घिसा पिटा एडजस्टमेंट है।
आपने पेंशन, आपने अपने एम्प्लॉय के पेंशन अकाउंट में 20% डाल दिया, 20% ऑफ बेसिक सैलरी डाला, उतना अलाउड नहीं है भाई। बेसिक सैलरी कितना है? 5 लाख, उसका 20% आपने कंट्रीब्यूट किया, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया है। अलाउड कितना है? 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स अलाउड है। अब बेसिक कितना है? 5 लाख है। डीए कितना है? डीए 40% है। डीए 40% है, तो 5 लाख का 40% कितना होता है? 5 लाख का 40% 2 लाख होता है, उसमें से 50% डीए इन टर्म्स है, तो उसका 50% कितना होता है? 1 लाख, तो डीए इन टर्म्स 1 लाख है। तो 5 लाख बेसिक है, 1 लाख डीए इन टर्म्स है, तो 6 लाख का 14% अलाउड है। 14% 84,000 होता है, तो 84,000 अलाउड है। आपने कंट्रीब्यूट कितना किया? आपने कंट्रीब्यूट लाख रुपया किया, तो 16,000 रुपया यहां पर चुपचाप से डिसअलाउ कर दो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, आपने एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पेमेंट किया, 3,40,000 रुपया पूरा डेबिट कर दिया। पूरा डेबिट करना अलाउड नहीं है, 1/5 अलाउड है, तो 4/5 आपको एड बैक करना पड़ेगा। 3,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, उतना एड बैक करो, ओनली 1/5 अलाउड। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपने लोन लिया है, क्यों लोन लिया है? 12 लाख रुपए का स्टेट बैंक से लोन लिया है इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। डिसअलाउ करो चुपचाप। क्यों? पर्सनल पर्पस है ना, बिजनेस थोड़ी है। सर चैप्टर 6 में मिलेगा, 80EEB में मिल सकता था, लेकिन न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो तो वो भी नहीं मिलेगा। 80EEB में मिलता है ना इलेक्ट्रिक कार के लोन का इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए तक, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू रेजिम है। बिजनेस में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पर्सनल है। 80EEB में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि न्यू रेजिम है, इसलिए नहीं मिल रहा है। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स लग 4.5 लाख रुपए, वो माइनस कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक और मोटर कार खरीदी है आपने, उसके ऊपर और 15% डेप्रीसिएशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने 6 लाख रुपए का एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा था, उसके बाद उसको 4 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो जो लॉस हो रहा है वो पीजीबीपी में एड बैक हो जाएगा, वो कैपिटल लॉस है, वो पीजीबीपी लॉस नहीं है। और आगे जाकर डीम्ड इनकम भी आपको दिखानी पड़ेगी 4 लाख रुपया। कैसे सर? क्योंकि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का एसेट बेच देते हो तो डीम्ड इनकम होता है 41 सबसेक्शन 3 में। कितनी डीम्ड इनकम? डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। डिडक्शन कितने का क्लेम किया था? 6 लाख का, बेचा कितने में? 4 लाख में, विच एवर इज लोअर कितना है? 4 लाख। 4 लाख डीम्ड इनकम करना पड़ेगा, तो इफेक्ट क्या आएगा? 2 लाख रुपए का लॉस एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि वो पीजीबीपी लॉस नहीं है, और 4 लाख रुपए की डीम्ड इनकम लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपने 1,75,000 साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किया है, भाड़ में जाए, डिडक्शन नहीं मिलता, डिसअलाउ करो, नॉट अलाउड। क्यों? साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन पीजीबीपी में अलाउड नहीं है भाई। क्यों अलाउड नहीं है? न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो इसलिए, ओल्ड रेजिम वालों को मिलता है, या न्यू रेजिम वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पे किया ना आपने, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने 3 लाख रुपए का कुछ डेटर की रिकवरी की है, लेकिन आपका 5 लाख रुपए का डेटर आपका, सॉरी मैं बराबर से पढ़ता हूं, ही रिसीव 3 लाख रुपीज फ्रॉम डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन 1920। 1920 में 3 लाख रुपए बैड डेट्स राइट ऑफ किया था, और आपने क्या किया? 3 लाख रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर वॉज 5 lakhs, आउट ऑफ विच टैक्स ऑफिसर हैज अलाउड ओनली 3 lakhs। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपया रिड्यूस करना पड़ेगा। टैक्स ऑफिसर ने सिर्फ 3 लाख ही अलाउ किया ना, तो 2 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली अपने पीजीबीपी से माइनस कर दो, और क्या। ठीक है, अब पीएनएल में आ जाओ और देखो क्या एड बैक करने लायक है, क्या लेस करने लायक है। क्रेडिट साइड से आपको पहले लॉटरी की इनकम यहां से निकालनी पड़ेगी, और आईएफओएस में जाके ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा 30%। तो 31,500 डिवाइडेड बाय 70% करके ग्रॉस अप करके दिखा दो। और क्या बचा डेबिट साइड से? क्या है डेबिट साइड से? सब अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन आप एड बैक कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन पकड़ो, एड बैक कर दो। ठीक है, तो ये है आपकी आरटीपी मई 2025। अब हम लोग बढ़ेंगे आरटीपी सितंबर 2025। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, इसके पहले कुछ एमसीक्यूज थे वो मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होता है। हर आरटीपी में इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन डालता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है? मिस्टर वरुण है, वरुण का क्या करना है भाई हमको? वरुण की रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अज्यूमिंग इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई, पहले वरुण की रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते। चलो, वरुण इंडियन सिटीजन है, वरुण का कंसल्टेंसी बिजनेस है इंडिया में, वो शिफ्ट हो गया दुबई 2019 में। ठीक है, तो एक्सपांड इज कंसल्टेंसी बिजनेस, हर साल इंडिया आता है वो। ठीक है, टू सुपरवाइज दिल्ली ऑफिस। अब वो कितने दिन इंडिया आया? करंट ईयर में सिर्फ 100 दिन इंडिया आया। अब देखो, अगर इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में 120 दिन से कम आता है विजिट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट नॉन रेजिडेंट हो गया कैटेगरी 3 के हिसाब से। अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि क्या वो डीम रेजिडेंट बन सकता है। चलो चेक करते हैं, क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है। कैटेगरी 3 के हिसाब से वो रेजिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि कैटेगरी 3 के हिसाब से कम 120 दिन के लिए आना पड़ेगा। अब वो 100 दिन के लिए आ रहा है करंट ईयर में सिर्फ, यहां पर करंट ईयर 24-25 है, पिछले साल का आरटीपी है इसलिए। ठीक है, अभी अगले 2 आरटीपी पिछले साल के आरटीपी है, तो उस हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला और जैन 26 वाला। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आंसर अपडेटेड ही बोलूंगा आपको, मैं आपको अमेंडेड आंसर बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब ये वाला आरटीपी आया नहीं था,
तो तब मैं वो क्लास में करवा नहीं पाया, नहीं तो क्लास में भी ये करवा देता। इसके पहले तक के सारे आरटीपी क्लास में भी करवाया हूं, यहां से नहीं करवाया हूं क्योंकि ये तभी आया नहीं था, रिलीज नहीं हुआ था। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बात सुनो मेरी। करंट ईयर में वो 120 दिन से कम आ रहा है तो वो तो बाय डिफॉल्ट नॉन रेजिडेंट बन गया कैटेगरी 3 के हिसाब से। अब क्या वो रेजिडेंट बन पाएगा? कोई ऑप्शन है उसके लिए? हाँ, डीम रेजिडेंट ऑप्शन है, चेक करते हैं। क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है। क्या उसको किसी और देश में टैक्स लग रहा है? किसी और देश में टैक्स नहीं लग रहा है, यहां पर लिखा है नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई। अब एक ही लास्ट कंडीशन है, उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो उसकी इंडिया की इनकम में क्या क्या आएगा। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, हाँ ये लेना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई, ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस यहां सेटअप है, बाहर कर रहा है तो क्या हुआ, सेटअप तो इंडिया में ना, तो वो भी लेना पड़ता है, याद करो। अगर बिजनेस बाहर कर रहे हो लेकिन सेटअप इंडिया में, तो वो भी इंक्लूड होता है 15 लाख के अंदर। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम तो माफ होती है, वो 15 लाख में आएगी नहीं। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, वो लेना पड़ेगा, इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम। उसके ऊपर खर्चा भी किया है कुछ इंटरेस्ट का, तो वो तो 20% तक अलाउ होता है, 15,000 अलाउ नहीं होगा, 10,000 अलाउ होगा। तो ये टोटल अगर आप मारोगे तो कितना होता है, 10 लाख प्लस 4 लाख 14 लाख, 14 प्लस 50, 14 लाख 50,000, उसमें से 10,000 माइनस, तो 14,40,000 होता है। तो ये 15 लाख से कम है, देयरफॉर वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट नहीं है, वो रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट बन गया। अब नॉन रेजिडेंट बन गया तो अभी अपने को ओल्ड रेजिम के हिसाब से उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी। अब उसको नॉन रेजिडेंट समझ के टैक्स लगाओ। तो नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? जो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। बिजनेस इनकम भी जो इंडिया में अक्रू होगी वही टैक्सेबल होगी। अगर बिजनेस बाहर कर रहे हो, इंडिया में सेटअप है, तो वो इनकम सिर्फ एनओआर के लिए टैक्स होती है, एनआर के लिए नहीं होती है। तो उस हिसाब से पॉइंट नंबर 1 टैक्सेबल है, पॉइंट नंबर 2 टैक्सेबल नहीं होगा। देखो फिर से बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 15 लाख की लिमिट काउंट करने के लिए लेना होता है, लेकिन एक बार एनआर बन गए तो नहीं ले सकते हो, एनओआर बन जाओगे तो लेना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो 15 लाख की लिमिट काउंट करने के लिए लेना होता है। एक बार एनआर बन गए तो नहीं ले सकते हो, लेकिन एनओआर बन गए तो लेना पड़ेगा। यहां पर ये एनआर है तो नहीं ले रहा हूं। एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी इनकम में आती नहीं है, माफ है, हो तो सेक्शन 10 में। दुबई ये डिविडेंड इनकम लेनी पड़ेगी और उसमें से 10,000 का एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या क्या आएगा, 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए ये टैक्सेबल है, और 50,000 रुपए ये है, 10,50,000, उसमें से 10,000 रुपए डिडक्शन, तो 10,40,000 उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी ओल्ड रेजिम के हिसाब से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेंडमेंट के ऊपर है, पिछले साल एक अमेंडमेंट आया था बायबैक का, उसके ऊपर है। चलो देखते क्या है ये। आर्यन एक रेजिडेंट है, काम करता है, 90,000 सैलरी है। कौन सा रेजिम फॉलो कर रहा है? न्यू रेजिम फॉलो कर रहा है। 90,000 सैलरी है तो 90,000 इंटू 12 सैलरी माइनस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको दे दो पहले। ठीक है, ये इसकी पहली इनकम हो गई। दूसरी इनकम उसकी, उसके पास 20,000 इक्विटी शेयर है अल्फा लिमिटेड के। कितने में खरीदा था? 200 रुपए में खरीदा था, एसटीडी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्टेड शेयर्स होंगे, एसटीडी भरा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसका कुछ काम आने वाला है आगे जाकर। अब आर्यन ने एक प्लॉट बेच दिया चंडीगढ़ का, कितने में? 70 लाख में। बहुत ध्यान से सुनना, 70 लाख में प्लॉट बेच दिया, उस पर 1% ट्रांसफर चार्जेस दिया होगा उसने, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, वो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 69.3। 70 लाख में से 1% माइनस करोगे तो 69.3 हो जाएगा। खरीदा कितने में था? 22 लाख में खरीदा था 2016 में, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। 47.3 उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब इसको बचाने के लिए क्या बेचा उसने? एक लॉन्ग टर्म प्लॉट बेचा। उसको बचाने के लिए उसने घर खरीदा। देखो घर खरीदा है, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है 40 लाख रुपए का। ठीक है, तो खरीद सकता है वो। हाँ, 54F में एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन 54F में उसको ना पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना चाहिए था 69.3 लाख का। उसने पूरा नहीं किया, उसने सिर्फ 40 लाख किया, तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना? जितना भी गेन है 47.3 लाख का गेन आ रहा है उसको, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कितना किया है 40 लाख, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन कितना है 69.3 लाख, उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54F में। 54F में किसको एग्जेम्पशन मिलता है? अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हो घर को छोड़ के और घर खरीद लेते हो 2 साल के अंदर, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन 54F में आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है, पूरा 69.3 लाख डालना चाहिए था। उसने 69.3 लाख नहीं डाला, उसने सिर्फ 40 लाख डाला, तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन देना उसको। अभी बच जाएगा उसका कुछ कैपिटल गेन, उसको भी बचाऊंगा मैं, रुक जाओ अभी। अब ध्यान से सुनना, अब इसके पास 20,000 शेयर थे, उसमें से कंपनी ने ना उसके 50% शेयर बायबैक कर ली। अब जितने भी शेयर कंपनी ने बायबैक कर ली 250 रुपए में, तो 50% शेयर कितने हो गए? 10,000 का 50% हो गया, 20,000 का 50% हो गया 10,000, तो 10,000 शेयर कंपनी ने 250 रुपए में बायबैक कर दी। कंपनी ने उसको कितना पैसा दी? 10,000 शेयर पे 250 रुपए पर शेयर, 25 लाख रुपए कंपनी ने उसको बायबैक करने पर दिए, तो वो उसके हाथ में डीम डिविडेंड होगा। याद करो, जो भी पैसा कंपनी बायबैक करने पर आपको देती है वो आपके हाथ में डीम डिविडेंड। तो ये 25 लाख रुपए उसके हाथ में डीम डिविडेंड, प्लस जितने शेयर्स बायबैक हुए उसका कैपिटल लॉस निकालना पड़ेगा 46A के हिसाब से। उसका कंसिडरेशन हमेशा 0 होता है, याद करो। जितने शेयर्स बायबैक हुए उसके कंसिडरेशन हमेशा 0, और वो शेयर्स कितने में खरीदे थे आपने? 200 रुपए में,
तो 10,000 शेयर इंटू 200 कितना होता है? 20 लाख रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। ये कैपिटल लॉस हो जाएगा लॉन्ग टर्म, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को इस घर के गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, जाके अच्छे से देखना इसको, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है? यहां पर टोटल इनकम निकालना है सूरज की। Assuming that सूरज टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस सूरज टोटल इनकम, तो सूरज की इनकम अपनी बीवी से ज्यादा, ऐसा सोचो, ठीक है। सूरज एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, तो ओल्ड रेजिम सूरज फॉलो कर रहा है, तो ये दिमाग में रखना, ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है सूरज। चलो अब सूरज की इनकम निकालते हैं। सूरज 40 साल का है। सबसे पहले उसकी सैलरी है 10.5 लाख रुपया, वो लिख दो। उसके बाद उसको स्पेक्युलेशन से 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है और नॉन स्पेक्युलेशन से 40,000 का लॉस हो रहा है। क्या नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेशन के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है। स्पेक्युलेशन का लॉस नॉन स्पेक्युलेशन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, लेकिन नॉन स्पेक्युलेशन का लॉस स्पेक्युलेशन से सेट ऑफ हो सकता है। तो 60,000 नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है, 40,000 स्पेक्युलेशन का लॉस है, आपस में सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 का है, वो लिख दो। लॉटरी लिख दो, आईएफओस के अंदर 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, उसका कुछ नहीं है, वो शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो सकता, उसको चुपचाप कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करो चुपचाप। अब जरा यहां से असली क्वेश्चन यहां से चालू होता है, बढ़िया क्वेश्चन है। सूरज के 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है 17 साल की जो शादीशुदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिड डॉटर, और एक बेटा है 16 साल का, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है। चलो जाने दो, चले पे नमक मत छिड़को उसके। अब ये दोनों बच्चों ने कुछ इनकम कमाई है, इंटरेस्ट, तो ये किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? ये दोनों के दोनों सूरज के हाथ में क्लब हो जाएगी, और सूरज को क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा 1500 रुपए का। क्यों मिलेगा सर? 1032 में एग्जाम्पशन मिलेगा भाई, ओल्ड रेजिम में मिलता है ना पर बच्चे का 1500 रुपया। अब ये वाला पॉइंट नंबर 6 बहुत केयरफुल देखना। सूरज ने ना अपनी मैरिड बेटी को ना एक घर ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ही फ्री में दे दिया, और उससे बेटी ने रेंट कमाया, तो क्या सूरज डीम डोनर माना जाएगा? सूरज डीम डोनर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा सर? क्योंकि डीम डोनर के कॉन्सेप्ट में लिखा है कि अदर देन मैरिड डॉटर को दोगे तो ही डीम डोनर माना जाते हो, मैरिड डॉटर को दोगे तो डीम डोनर नहीं माना जाते हो। अदर देन माइनर मैरिड डॉटर मानोगे तो ही डीम डोनर होता है, तो यहां डीम डोनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर आपको क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और सूरज के हाथ में ये रेंट पूरी की पूरी क्लब करनी पड़ेगी। तो सूरज के हाथ में रेंट क्लब हो जाएगा, 30% डिडक्शन मिलेगा सूरज के इसमें। तो सूरज की लिए रिया की 2 इनकम क्लब होगी। रिया की पहले 1200 रुपए की क्या क्लब होगी? 1200 रुपए की ये इंटरेस्ट इनकम क्लब होगी सूरज के हाथ में, और ये 42,000 रुपीज का ये क्लब होगा, और दोनों में से मिलाकर उसको 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा। केयरफुल रहना, ये जो रेंटल इनकम है ये डीम डोनर के हाथ में नहीं आएगा, डीम डोनर की तरह टैक्स नहीं होगा, ये क्लबिंग की तरह टैक्स होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा उसने कुछ मेडिक्लेम पे किया है 22,000 रुपए का खुद के लिए, और 6,000 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पे किया है खुद के लिए। तो 22,000 प्लस 6,000 टोटल 28,000 पे किया, लेकिन उसको मिलेगा कितना? मिलेगा 25,000, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। उसके बाद उसने 33,000 रुपीज अपनी माता के लिए पे किया है। क्या? माता के लिए इंश्योर किया है हेल्थ, और पिताजी के लिए 22,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर पे किया, और पिताजी का मेडिक्लेम नहीं है तो यह भी मिल सकता है। लेकिन माताजी का मेडिक्लेम का पैसा और पिताजी का मेडिकल एक्सपेंडिचर का पैसा मिलाकर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलाकर मैक्सिमम 50,000 में होना चाहिए। यहां पर चेक कर लेना। तो 33,000 प्लस 20,000, ये भी बहुत इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है, मार्क कर लो इसको भी, ठीक है। गुड एडजस्टमेंट इट इज। क्या इंटेलिजेंट है इसके अंदर? खुद के लिए 22,000 रुपए का मेडिक्लेम और खुद के लिए 6,000 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम, तो टोटल 28,000 रुपए खुद के लिए दे रहा है। तो खुद के लिए 25,000 मिलेगा क्योंकि वो जवान है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अब माता जी के लिए 20,000 रुपए का मेडिक्लेम दे रहा है, तो उसका डिडक्शन, सॉरी, माता जी के लिए 33,000 का मेडिक्लेम, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। और पिताजी के लिए 20,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्यों मिल रहा है? क्योंकि पिताजी का पॉलिसी नहीं है। अगर पिताजी का पॉलिसी होता तो मेडिकल का खर्चा नहीं मिलता। मेडिकल का खर्चा किसके लिए मिलता है? सिर्फ सीनियर सिटीजन जिसकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन दोनों मिलाकर, मेडिक्लेम और मेडिकल, पेरेंट्स का दोनों मिलाकर, एक माता का मेडिक्लेम और एक दूसरे पिता का मेडिकल एक्सपेंडिचर मिलाकर 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो टोटल 50,000 ये, 25,000 ये, 75,000 रुपीज का डिडक्शन उसको मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा टीडीएस का क्वेश्चन है। नेक्सस टेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ रुपया है। कितना है पिछले साल का टर्नओवर? 12 करोड़ रुपया। अब वो 60 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद रहा है, टीडीएस काटेगा? हाँ, काटना पड़ेगा। अगर मैं बिजनेस करता हूं, मेरा पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स खरीदता हूं, तो मुझे 0.1% का टीडीएस काटना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। 0.1% कितने पे काटते हो? एक्सेस अमाउंट पे, एक्सेस 50 लाख के ऊपर सिर्फ 10 लाख पे 0.1% कटेगा। कब कटेगा? पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर।
अच्छा, सामने वाला पैन नहीं देगा तो 5% काटना पड़ेगा। सॉरी, सामने वाले ने पैन नहीं दिया, देखो पैन नहीं दिया तो 5% है। इस केस में पैन नहीं दिया तो 20% नहीं है, 5% ही है 194 क्यू के अंदर। तो 60 लाख का मैंने टोटल गुड्स परचेस किया, 25 लाख का पहले परचेस किया अप्रैल में और 35 लाख का जुलाई में, फिर पेमेंट किया 20 लाख रुपए का। तो टीडीएस काटना पड़ेगा मुझे 0.1% 10 लाख पे जुलाई में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, मैंने 48 लाख का परचेस किया तो यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज द परचेस इज लेस देन व्हाट, लेस देन 50 लाख रुपीस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, मैं मिस्टर सुमित हूं, बिजनेस करता हूं, पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मैं कुछ एएमसी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं सामने वाले से, 194C में टीडीएस काटना पड़ेगा भाई। सामने वाले ने पैन नहीं दिया, अरे गड़बड़ हो गई, टीडीएस काटना पड़ेगा 5,40,000 पे। जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता, ये चीज दिमाग में रखना। 5,40,000 कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 1% और 20% विच एवर इज हायर, सॉरी 2% और 20%, सामने वाली कंपनी है ना, तो 2% और 20% विच एवर इज हायर, क्योंकि सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 20% टीडीएस काटना पड़ेगा मुझे। यहां पर पैन देता था तो 2% काटता। क्यों काट रहा हूं सर, 194C में कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूं पूरे साल में, टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। शोभित करके एक बंदा है, 54 इयर्स का है, क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स और कंटाइल बुक्स मेंटेन कर रहा है, रेगुलरली रिटर्न भरता है, प्रॉफिट उसका 57,25,000 है। अब देखते हैं इनकम कैसे कंप्यूट करना है उसको। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय शोभित आफ्टर टीडीएस एंड क्रेडिट आफ्टर इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम। वो डिफॉल्ट रेजिम नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है, ओल्ड रेजिम के हिसाब से अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है, उसने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है, कितने की, 55 लाख रुपए की, उसके लिए लोन लिया। बहुत ध्यान से देखना, लोन कभी लिया, मई में लोन लिया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 11% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरे साल का इंटरेस्ट आता है उसका 5,54,583। कैलकुलेटर उठाना, 55 लाख इंटू 11% इंटू 11/12, 11 मंथ के लिए इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट मई को लोन लिया है। अब उसके बाद उसने एसेट खरीदा जुलाई में और उसको पुट टू यूज किया सितंबर में, पूरा इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट कर दिया, गलत बात है। उसको 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, एसेट कब से पुट टू यूज किया, एसेट उसने पुट टू यूज किया सितंबर से, और इंटरेस्ट कब से काउंट कर रहे हो, मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो मशीनरी में, तो मशीनरी का कैपिटलाइज करना पड़ेगा, 4 महीने का इंटरेस्ट पीजीपीपी में एड बैक कर दो, और 4 महीने का इंटरेस्ट आपको मशीनरी में एड बैक करना पड़ेगा, और उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ये ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, वही पुराना घिसा बेटा, वीआरएस का खर्चा किया, 8 लाख रुपया पूरा डेबिट कर दिया पीएनएल में, गलत बात है, आपको 1/5 अलाउड है, 4/5 आपको एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, एक माइक्रो एंटरप्राइज से खरीद रहे हो, एक मीडियम एंटरप्राइज से। देखो मीडियम एंटरप्राइज से खरीदोगे ना तो पूरा अलाउड है। क्यों सर, क्योंकि ना एमएसएमई के अंदर ना माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सब कवर्ड है, लेकिन 43B के अंदर है ना सिर्फ माइक्रो और स्मॉल कवर्ड है, मीडियम नहीं कवर्ड है। मीडियम को कभी भी पेमेंट करो, डिडक्शन अलाउड है, लेकिन माइक्रो को आपको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो माइक्रो वाला देखो टाइम पे पेमेंट किया है क्या, आपने परचेस कभी किया, 15 मार्च को, आपने बोला क्या कि आप 10 अप्रैल तक पे कर दोगे, और आपने कभी पे किया माइक्रो वाले को, 9 अप्रैल को पे किया, टाइम पे किया, तो करंट ईयर में अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा। देखो बराबर, अरे मीडियम वाले को छोड़ो, मीडियम तो पूरा अलाउड है, मीडियम वाला कवर्ड ही नहीं है 43B के अंदर, 43 में से माइक्रो और स्मॉल कवर्ड है। माइक्रो वाला कभी खरीदा आपने, 15 मार्च को खरीदा, माइक्रो को वादा क्या किया था, 10 अप्रैल तक पे करूंगा, क्या ये 45 डेज के अंदर है, हाँ 45 डेज के अंदर है, 45 डेज के अंदर है, रिटर्न एग्रीमेंट कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज, और आपने पे कब कर दिया, एक दिन पहले पे कर दिया, तो टाइम पे किया, टाइम पे किया तो अक्रूवल बेसिस में करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, और मीडियम वाला तो पूरा मिल जाएगा, भले टाइम पे करो, लेट पे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेम एडजस्टमेंट है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी पेंशन में कंट्रीब्यूट किया, अलाउड कितना है, 14% अलाउड है, वो देख लेना बेटा आप लोग, बहुत बार रिपीट हो चुका है, 3-4 बार ऑलरेडी आ गया। डेप्रीसिएशन एड बैक कर दो अकाउंट्स वाला, उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड यहां से माइनस करो और आईएफओएस के अंदर जाके इंटरेस्ट दिखा दो। ठीक है, उसके बाद आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन 28,000 कैश में पे किया, तो वो आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करके डेप्रीसिएशन नहीं ले सकते हो। 25,000 रुपए आपने अकाउंट पे ही चेक से पे किया, तो उसके ऊपर आप 40% डेप्रीसिएशन ले लिया। 28,000 क्यों नहीं ले सकते हो सर, 28,000 रुपया नहीं ले सकते हो, बिकॉज 28,000 रुपया आपने कैश में पे किया, 10,000 रुपए के ऊपर अगर आप किसी को, एक बंदे को एक दिन में पेमेंट करते हो, कैश में नहीं कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पे करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपके पास कुछ पुराने एसेट्स है, बिल्डिंग है, पुरानी मशीनरी है, मशीनरी पे 15% ले लो, बिल्डिंग पे 10% ले लो। ठीक है,
अच्छा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे क्या करोगे आप, याद करना भूलना मत। 55 लाख रुपए की मशीनरी थी, 2,01,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको उस पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी को पुट टू यूज करने के पहले का इंटरेस्ट है। उसके ऊपर 15% नॉर्मल और 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना भूलना मत, जो ऊपर मशीनरी आई थी पॉइंट नंबर 1 के अंदर। 1 या 2 थी, क्या थी, चेक करो एक बार, पॉइंट नंबर 1 में ही थी। उसके बाद आपने 45,000 रुपीज 50,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस पे किया, किसके लिए, फादर के लिए। फादर का लाइफ इंश्योरेंस एटीसी में कवर नहीं है। 45,000 लाइफ इंश्योरेंस बेटी के लिए भरा है, उसका मेडिक्लेम कितना है, उसका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो 10% के अंदर आता है। पॉलिसी 2017 में इशू हुई, तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% के अंदर आता है, तो 45,000 का डिडक्शन, बेटी कवर्ड है उसके अंदर, मैरिड अनमैरिड उससे फर्क नहीं पड़ता है। और आखिर में आपने 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ किया पीएनबी से, ठीक है, तो पीएनबी वालों ने आपका 5% 2% टीडीएस काटा होगा 50 लाख के ऊपर, तो ये आपको टैक्स पेएबल निकालते समय माइनस करना है, क्योंकि यहां पर देखो क्वेश्चन में टैक्स पेएबल पूछा है, चेक करो ना, टैक्स पेएबल पूछा है आफ्टर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट, तो ये आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा बाद में, उसके बाद में आपको टैक्स निकालना पड़ेगा ओल्ड रेजिम के हिसाब से, ठीक है। और आखिर का क्वेश्चन एडजस्टमेंट इग्नोर कर दो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पूरा का पूरा ना पुराने कानून के हिसाब से, इसको अभी नए लॉ के अंदर हम लोग डाल ही नहीं सकते, इसमें पूरा इंडेक्सेशन ये सब चीजों की बातें हो रही है। अभी 23 जुलाई 2024 के बाद वैसे भी इंडेक्सेशन हमको अलाउड नहीं है, तो इसको जाने दो। ये पिछले साल रेलेवेंट था, इस साल रेलेवेंट नहीं है, तो इस एडजस्टमेंट को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आरटीपी जैन 2026 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, मिस आंचल इंडियन सिटीजन है, यहां पर देखते हैं क्या पूछा है। अपने को उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। इफ शी ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 115 बीएसी, मतलब ओल्ड रेजिम के हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है इन 2 केसेस। अज्यूम करो कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, फिर अज्यूम करो कि वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं 2 कॉलम बना रहा हूं कि अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगी, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, ठीक है। अब पहला लाइन है ना क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंचल कौन है, आंचल एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडिया के बाहर काम करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। कहां काम करती है, मलेशिया में काम करती है। अब उसको वहां पर सैलरी मिली है, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, हाँ लगेगा लगेगा लगेगा। याद करो, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर सैलरी देती है तो वो डीम टू अक्रू और अराइज माना जाता है। वो क्या करती होगी, वो शायद एम्बेसी में काम करती होगी वहां पर, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर अगर सैलरी देती है, दैट इज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, तो ये 2 लाख रुपया उसका डीम टू अक्रू अराइज हो जाएगा। वो हमेशा टैक्सेबल होगा, फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, सबको टैक्स भरना है। हाँ, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम आप यहां पर ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो। उसके बाद चेन्नई का बिजनेस है, दोनों को टैक्स देना पड़ेगा चेन्नई के बिजनेस के अंदर। उसके बाद वडोदरा भी इंडिया में ही है, ऑब्वियसली गुजरात में, तो उसका लॉस आप इंडिया के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर अक्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूएसए के अंदर बिजनेस है, प्रॉफिट्स यूएसए में रिसीव हुआ, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल ऋषिकेश से हो रहा है। तो अगर ऋषिकेश से कंट्रोल हो रहा है ना, तो ये है ना एनओआर को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो एनओआर के कॉलम में इसको लिखना पड़ेगा, एनआर के कॉलम में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकम, ये बिजनेस इनकम बाहर अक्रू हो रही है, कंट्रोल इंडिया से हो रही है, वो सिर्फ एनओआर के कॉलम में आता है, एनआर के कॉलम में नहीं आता है। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यूएसए के बिजनेस से, वो दोनों भी कॉलम में नहीं आएगा, वो दोनों के हाथ में नहीं टैक्सेबल होगा। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बाली, बाली इंडोनेशिया में है, देखो अलग अलग ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर है। बाली इंडोनेशिया के अंदर है, तो वहां से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आया, लेकिन कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है, ठीक है। अब उसमें से 60% प्रॉफिट है ना बाली में मिला है, 40% इंडिया में मिला है, तो देखो 40% पे तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 40% तो इंडिया में ही रिसीव हुआ है। अब बचा हुआ 60% बाली में बिजनेस हो रहा है, ऐसा भी बाली में रिसीव हो रहा है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो बचा हुआ 60% इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ एनओआर को, एनआर को 60% पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लास्ट में यूएसए की प्रॉपर्टी है, यूएसए में रेंट मिला, तो दोनों भी टैक्स नहीं देंगे। ये सब करने के बाद आपको क्या आ जाएगी, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। बहुत ही सिंपल और बचकाना सा क्वेश्चन था ये। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत लेंदी है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। आशिमा एजेड 45 ईयर्स है, वो नौकरी कर रही है किसी कंपनी में, 15 साल से एचआर मैनेजर है वो। उसकी बेसिक सैलरी 70,000 है, तो 70,000 इंटू 12 8,40,000 उसकी सैलरी हो गई। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना। आशिमा ओल्ड रेजिम फॉलो कर रही है, क्वेश्चन में कहीं तो लिखा हुआ है शी एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रेजिम, तो वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुना, ये कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मेरे को बोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको कंप्यूट करने के लिए 1 घंटा लग जाएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आशिमा की सैलरी में क्या आएगा,
70,000 इंटू 12 8,40,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड में ले लेना, भूलना मत, ठीक है। डियरनेस अलावेंस 24,000 रुपए है, उसमें से 30% आपका डीए इन टर्म्स है, उसका कुछ काम नहीं है, डायरेक्टली 24,000 इंटू 12 लिख दो। बोनस आपका 21,000 है, और फिर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, 18% आपका क्या है, बेसिक कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी ने, लेकिन अलाउड कितना है, 12% प्लस बेसिक, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। यहां जाके आपको डीए इन टर्म्स का कैलकुलेशन काम आने वाला है, ठीक है। अब जो आशिमा खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है थोड़ा बहुत, और कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो आशिमा जो खुद कंट्रीब्यूट कर रही है ना, उसका उसको 1,50,000 रुपीज तक 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। याद करो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ना आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसका डिडक्शन एम्प्लॉय 80C में डिडक्शन ले सकता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का उसका 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स माफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने उसको मेडिकल इंश्योरेंस दिया 20,000 रुपए का, तो कंपनी अगर मेडिकल इंश्योरेंस देती है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में माफ हो जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब इसकी टोटल इनकम निकाल लो, मतलब टोटल सैलरी निकाल लो। अब प्रॉब्लम क्या हुई पता है, ये जो भी आशिमा है ना, उसको 3,35,000 रुपए ना पिछले साल का अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है, तो वो भी ऐड कर दो, तो अरियर्स ऑफ सैलरी पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आपको 89 का रिलीफ निकालना पड़ेगा। याद करो क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ अवर क्वेश्चन बैंक ऑफ सैलरी चैप्टर, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, आपको ना इसकी ना सैलरी इंक्लूडिंग अरियर्स, जो करंट ईयर की सैलरी है प्लस जो 3.35 लाख का अरियर्स है, उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, सिर्फ करंट ईयर की सैलरी का टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर 1 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यह आपका बन जाएगा स्टेप नंबर 3। याद आता है, मेहनत करो। तो पहले जो भी सैलरी आपने लिया 8,40,000 प्लस डीए प्लस बोनस प्लस जितना भी पीएफ टैक्सेबल है, उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटीसी के अंदर जो भी डिडक्शन मिलता है वो सब चीज ठीक है ले लो, और उसका टैक्स निकालो, ठीक है। टैक्स निकाल लिया, उसको इसमें ये ऐड करो, टैक्स निकाल लो, फिर सिर्फ करंट ईयर की सैलरी लो, टैक्स निकालो, 1 - 2 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये 3,35,000 कौन से साल का अरियर है, तो ये 3 अलग साल का अरियर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 अलग साल के लिए ना वापस से ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये 3 अलग साल के लिए दोनों का टैक्स निकालो, ठीक है। ये 3 अलग साल के लिए दोनों का टैक्स निकालो, फिर ये 3 अलग साल के लिए विदाउट उसके टैक्स निकालो, मतलब 3 अलग साल के लिए सिर्फ 9.5 लाख पे टैक्स निकालो, फिर 10.9 लाख पे टैक्स निकालो, फिर 12.1 लाख पे टैक्स निकालो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये आपका बन जाएगा स्टेप नंबर 5, ठीक है। और फिर स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 5 को माइनस करोगे तो वो आपको मिल जाएगा रिलीफ, उतना रिलीफ आप अपने टैक्स में से माइनस कर देना। सेम क्वेश्चन कराया क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर 25 जाके देख लोगे तो बस हो जाएगा, ये वापस से देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वापस से कौन देखेगा, एक बार वो देख लिया तो सफिशिएंट है। सर पिछले सालों का टैक्स कैसे निकालेंगे, आपको पिछले सालों का टैक्स रेट यहां पर दिया गया है, चेक करना, उसी हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। आप जब 21-22 का टैक्स निकाल रहे हो ना बेटा, तो आप करंट ईयर का टैक्स रेट मत अप्लाई कर देना, आप वहां पर 21-22 का ही टैक्स रेट अप्लाई करना। 21-22 प्रीवियस ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर। जब 23-24 का निकाल रहे हो तो 23-24 का टैक्स रेट लेना, और 24-25 का निकाल रहे हो तो 24-25 का टैक्स रेट लेना, आप करंट ईयर का टैक्स रेट मत अप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलीफ निकालनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टर के एक 48 ईयर का रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बहुत सारे बिजनेस कर रहा है। चलो देखिए क्या करना है, इसका टोटल इनकम निकालना है इसका। अज्यूमिंग दैट ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, मतलब ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है, और मिस्टर के टोटल इनकम इज हायर देन वाइफ्स इनकम, वाइफ की इनकम से ज्यादा है, तो जो भी क्लबिंग होगा वो इसके हाथ में ही होगा, ठीक है। अब इसके 2 बिजनेस है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है 10 लाख, वो पीजीबीपी में लिख दो, और एक स्पेक्युलेटिव लॉस है 7 लाख का। स्पेक्युलेटिव का लॉस इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्युलेटिव लॉस आपका नॉर्मल बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव से सेट ऑफ नहीं हो सकता, उसको कैरी फॉरवर्ड करो चुपचाप, ठीक है। अब आपके पास यहां पर कुछ हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, 2,15,000 रुपए का लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है। तो ये 2,15,000 रुपए का लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस, इसमें से 2 लाख रुपए आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, और 15,000 रुपए आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक का मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं। 10 लाख रुपया पीजीबीपी में लिखो, 7 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड कर दो, इसको छोड़ दो, ये आएगा नहीं अभी टोटल इनकम में, इस पे नोट लिख देना, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है। 2,15,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इधर से 2 लाख माइनस कर दो, और 15,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी हो गया, ठीक है, काम तमाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, आपने 50,000 रुपया कमाया फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, आपका धंधा है घोड़ों को संभालना, रेस कोर्स चलाना, 50,000 रुपया वो कमाया, उसमें 5,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो वो माइनस कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा।
आप बोलोगे सर ये माइनस कैसे किया है रेस हॉर्स के खर्चों में से, इनकम में से? भाई ये रेस दौड़ा के, ये रेस पे बैटिंग लगा के पैसे नहीं कमाया मैंने। देखो रेस पे बैटिंग लगा के पैसे कमाओगे ना, उसमें से कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली 30% पे टैक्स लगता है। ये मेरा धंधा ही रेस चलाना है, घोड़े घोड़े संभालना है, रेस कोर्स चलाना है, ये मेरा धंधा है। तो ये धंधे में तो मुझे खर्चों का डिडक्शन मिलेगा ना। तो 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए माइनस करो, डिडक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000 रुपए का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपका 75,000 का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, लॉन्ग टर्म को कैरी फॉरवर्ड करो चुपचाप, और शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको इनकम में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। टैक्स पूछा है क्या? नहीं, टैक्स नहीं पूछा, सिर्फ इनकम पूछा है। तो शॉर्ट टर्म को आप इनकम में इंक्लूड कर दो, लॉन्ग टर्म को कैरी फॉरवर्ड करो। तो अभी तक का क्या ट्रीटमेंट है आपका? 10 लाख का पीजीबीपी बिजनेस इनकम है, उसमें से 2 लाख का लॉस सेट ऑफ हो गया, 15,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया, लॉस हो गया, पीजीबीपी हो गया। ये वाला लॉस आपका स्पेकुलेटिव वाला पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा। आईएफओएस में आपका 50,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, 45,000 रुपीज आईएफओएस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां से कुछ इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है। मिस्टर के ने ना डाइवोर्स ले लिया अपनी बीवी से, और कस्टडी उसके बच्चे की किसके पास है? बीवी के पास है, ठीक है। डाइवोर्स के बाद उसने अपनी बीवी को ना एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो उसका रेंटल इनकम का क्या होगा? उसकी रेंटल इनकम मिसेस के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, डीम्ड ओनर नहीं हो सकती वो, ठीक है, क्योंकि अब वो हस्बैंड वाइफ है नहीं भाई। हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर कोई एसेट देता है तो वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, हस्बैंड के हाथ में डीम्ड ओनर होगा। लेकिन यहां पे वाइफ रही नहीं वो उसकी, ये तो उसकी क्या हो गई? ये तो उसकी अभी एक्स वाइफ हो गई भाई। अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया उनका, वो दोनों अलग रहेंगे ऐसा बोल रहे। तो ये क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा, ये चीज केयरफुल रहना, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरा, मिस्टर के ने ना 50,000 रुपए का कैश डिपॉजिट किया अपने माइनर बच्चे के अकाउंट में, माइनर बच्चे ने उससे 25,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया, तो वो किसके हाथ में क्लब होगा? वो माता के हाथ में क्लब होगा। लेकिन सर पिता की ज्यादा इनकम है तो भी माता के हाथ में? हाँ, तो भी माता के हाथ में क्लब होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अगर डाइवोर्स हो जाता ना तो माता पिता चेक नहीं करते, डाइवोर्स हो जाता ना तो चेक करते कौन उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है उस साल में। उस साल में देखो माता या पिता किसकी भी इनकम हायर है उसमें क्लब कर दो। वो कब लॉजिक एप्लीकेबल है पता है? जब दोनों की शादी मेंटेन्ड है। अब शादी टूट गई तो फिर जिस पेरेंट ने उसको संभाला है ना उसके हाथ में सारी इनकम क्लब हो जाएगी। तो माता संभाल रही तो माता के हाथ में सारी इनकम क्लब करनी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वाला, 2 लाख रुपए आपने इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, उसका डिडक्शन आप 80 जीजीसी में ले सकते हो चैप्टर 6 में। और 30,000 रुपए एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउड नहीं इसका। लास्ट में आपका वैसे ही कुछ आपने पहले भी एडजस्टमेंट किया था, आपने कुछ बुक लिखा है उस पर रॉयल्टी कमाया है तो 80 QQB में आपको डिडक्शन मिलेगा। कितनी रॉयल्टी कमाई है? 4,10,000 की रॉयल्टी कमाई है, 60,000 रुपया खर्चा किया है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी 3.5 लाख, ठीक है। उसमें से आपको 80 QQB में डिडक्शन कितना मिलेगा? देखो 80 QQB में डिडक्शन से उतना ही मिलता है जितना पैसा आप इंडिया में 6 महीने में मंगवा लेते हो। इंडिया में पैसा 6 महीने में कितना मंगवाया? 2,90,000। उसमें से 60,000 माइनस कर दो, 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2,30,000। तो आपको 80 QQB में डिडक्शन 2,30,000 मिलेगा। तो रॉयल्टी में इनकम कितनी दिखाओगे? 4,10,000 माइनस 60,000, 3,50,000। और डिडक्शन कितना मिलेगा 80 QQB में? आपको 2,30,000 रुपए का, ठीक है। वो भी क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो। अगर न्यू रेजिम फॉलो करते थे तो वो भी नहीं मिलता था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपना किसका? टीडीएस का। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। उसने कुछ रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस लिए किसी से, पहले 25,000 रुपए का पेमेंट किया रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, और फिर उसी कंपनी से, सेम कंपनी से उसने कुछ केटरिंग सर्विसेज लिया 90,000 का। क्या रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस और केटरिंग सर्विस 194C के वर्क के डेफिनेशन में आते? दोनों आते। वर्क का डेफिनेशन जो 194C के अंदर है ना उसमें रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है और केटरिंग सर्विस भी है। और बोला गया कि अगर एग्रीगेट पेमेंट सबका मिलाकर 1 लाख क्रॉस होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एग्रीगेट क्या 1 लाख क्रॉस हो रहा है? हो रहा है। नेचर ऑफ सर्विस मत देखो, 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मत देखो। एग्रीगेट पेमेंट पूरे साल में अगर लाख रुपया क्रॉस हो रहा है टीडीएस काटना पड़ेगा। दोनों एक ही से ले रहे हो सर्विस आप, ये भी बीटा से ले रहे हो, ये भी बीटा से ले रहे हो, ये भी कवर्ड है 194C में, ये भी कवर्ड है, टीडीएस काटना पड़ेगा। कितने पे? आपका जो भी 1,15,000 रुपए पे 2% टीडीएस, क्योंकि सामने वाली एंटिटी इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, क्या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जब इंश्योरेंस क्लेम सेटल करके हॉस्पिटल को पैसा देता है तो क्या वो टीडीएस काटता है? 194J के अंदर। यहां पर 4 लोग हैं, देखना। मैं एक इंसान हूं, मैं बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गया, हॉस्पिटल ने बोला 5 लाख रुपया बिल है, मैं बोला बिल मुझे मत दो, जाके इंश्योरेंस कंपनी को दो। तो उन्होंने बिल इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को दिया, उसने वेरीफाई किया सब बराबर है, हाँ सब बराबर है। अब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे क्लेम सेटल करेगा और हॉस्पिटल को पैसा देगा। तो क्या टीडीएस काटेगा? 194J में टीडीएस कटता है, पूरी कहानी बताया था क्लास के अंदर, जाके चेक कर लेना। 10% टीडीएस आएगा उसके ऊपर, प्रोफेशनल फीस है।
और आखिरी क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं यहां पर क्या करना है अपने को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्या निकालना है? इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, डिफॉल्ट रेजिम से बाहर जाना चाहता है भाई। बहुत मेहनत करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या मेहनत करनी है? चलो बताता हूं क्या मेहनत करनी है, दिमाग खराब करने वाला काम है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मिस्टर वैभव रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, 46 ईयर्स का है, बिजनेस कर रहा है, बुक्स मेंटेन करता है, ऑडिट भी करवाता है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, रेगुलरली रिटर्न भरता है। 51,42,000 उसका प्रॉफिट है। चलो देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले उसने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है, किसी लॉयर से 1 लाख रुपए पेमेंट किया, टीडीएस काटा लेकिन भरा नहीं, लेट भरा, तो आपको 50,000 रुपए के ऊपर कोई प्रोफेशनल फीस लोगे तो टीडीएस काटना चाहिए आपको। 194 में क्यों नहीं काटा आपने? नहीं काटा, भूल गए, काटा लेकिन भरा नहीं, सॉरी, लेट भर दिया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद भरा। तो क्या करे अभी? इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको डिसलाउ करना पड़ेगा 30% डिसलाउ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, वैभव ने कुछ अपनी ऑफिस रेनोवेट किया, किससे? अपने भाई से सर्विस लिया, भाई से सर्विस लिया और भाई को ज्यादा पेमेंट कर दिया, मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है, भाई को 2.5 लाख दे रहे हो आप, ये बात क्या हो गई? 1 लाख रुपए डिसलाउ करना पड़ेगा, एक्सेस पेमेंट 48 में। उसके बाद आपने माइक्रो एंटरप्राइज से गुड्स खरीदा 1 मार्च को, और रिटर्न अग्रीमेंट में क्या लिखा है? रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा है कि 5 अप्रैल तक पे करेंगे, चलो अच्छी बात है, 45 दिन के अंदर, लेकिन आपने पे कब किया? आपने पे 15 अप्रैल को किया, 43B में डिसलाउ हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा अगले साल, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पेमेंट लेट किया। आपने माइक्रो एंटरप्राइज क्या 43B में कवर्ड है? हाँ कवर्ड है। अब 5 अप्रैल तक आपने वादा किया था, आप 5 के पहले पे करते थे तो करंट ईयर में मिल जाता, आपने 5 के बाद पे किया तो डिसलाउ करना पड़ेगा, अगले साल डिडक्शन ले लेना। उसके बाद अकाउंट वाला डेप्रिसिएशन एड बैक कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपने अनपेड इंटरेस्ट को एक न्यू लोन में कन्वर्ट कर दिया, और वो पूरा का पूरा 6 लाख डिडक्शन ले लिया, नहीं मिलेगा, 6 लाख डिसलाउ है। कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू न्यू लोन डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, डिसलाउ होता है वो डिसलाउ करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसमें से जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा। कितना पे किया आपने? उसको 20 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें से सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट पे किया, चेक करो। तो 6 लाख रुपया पहले एड बैक कर दो, कन्वर्जन करने पे डिडक्शन नहीं मिलता है। अब 6 लाख को डिवाइड बाय 20 करो, कितना होता है? 30,000 पर इंस्टॉलमेंट, 30,000। कितना पे किया? 30,000। 30,000 का डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख ऐड करो, 30,000 माइनस करो, या डायरेक्टली 5,70,000 ऐड करो, जो आपको करना है, आपकी मर्जी, नोट बराबर से लिखना। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपया, वो माइनस कर दो। उसके बाद में आपने टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में पैसे डाले 50,000 रुपया, वो 80CCD सबसेक्शन 1B में आपको मिल जाएगा। और 5 साल रुपए का, 5 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट खरीदा है, टर्म डिपॉजिट खरीदा है 5 साल का, उसका एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब क्योंकि एटीसी में ऑलरेडी आपने 1.5 लाख रुपया एग्जॉस्ट कर लिया है, तो 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन 1B के अंदर आप अलग से 50,000 रुपया ले सकते हो, ठीक है। याद है कि नहीं? अगर 1 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है तो 1B में ले लो। उसके बाद आपने कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया है, तो आपको एम्प्लॉय हायर करने पे 80JJAA में डिडक्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज का मिलेगा जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नीचे लिखा है देखो, रेगुलर एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते, कैजुअल एम्प्लॉय नहीं करते। तो कैजुअल एम्प्लॉय के नहीं मिलेगा, तो कैजुअल एम्प्लॉय तो काट डालो सबसे पहले, कैजुअल एम्प्लॉय का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका एमोल्यूमेंट 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आपका एमोल्यूमेंट देखो 26,000 है, तो इनके लिए भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले वाले एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। कितना? 20 एम्प्लॉय इंटू 24,000, एमोल्यूमेंट भी देखो 25,000 के अंदर है। देखो नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट भी 240 दिन के लिए एम्प्लॉय कर रहे हो, और वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो इसका कैसे मिलेगा? 20 एम्प्लॉइज इंटू 24,000 इंटू 12 महीना इंटू 30%, उतना डिडक्शन आप 80QQB में ले लेना। लेकिन ये आपको 80QQB में लेने के बाद, 80JJAA सॉरी नॉट QQB, 80JJAA में लेने के बाद एक अभी इसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट आने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब उसके बाद आपने कोई स्कल्पचर खरीदा था, ये भी अच्छा एडजस्टमेंट है, कैपिटल एसेट के तौर पर, कभी 2015 में। उसके बाद 2023-24 में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एसआईटी में, जिस दिन कन्वर्ट कर दिया उस दिन मार्केट वैल्यू 3.5 लाख है, बाद में उसको 2024 में आपने 5 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो ये आपको पता ही है क्या करना होता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का टैक्स कब लगता है? जब आप एसआईटी बेचते हो, तब आपको 2 हेड में टैक्स लगेगा। पहले तो कैपिटल गेन्स में कितना टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन्स में एफपीसी ले लोगे, क्या कन्वर्जन के टाइम पे जो मार्केट वैल्यू थी वो एफपीसी, और कॉस्ट क्या लोगे? कॉस्ट जितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था? 1,80,000। अब इस पे इंडेक्सेशन मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के पहले आप ट्रांसफर कर रहे हो। कन्वर्जन कभी हो रहा है? कन्वर्जन 23-24 को हो रहा है, तो 23 जुलाई 2024 के पहले कन्वर्जन हो रहा है, तो इंडेक्सेशन भी मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय कब कन्वर्जन हो रहा है? 23-24, तो 23-24 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय कब खरीदा था? 14-15 में खरीदा था, देखो जनवरी 15 में, तो 14-15 के इंडेक्सेशन से आप डिवाइड करोगे, ये आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। पीजीबीपी में सेल प्राइस क्या लोगे? जितने में बेचा, 5 लाख में एसआईटी बेचा। कॉस्ट क्या लोगे? कन्वर्जन के टाइम पे जो एफएमबी थी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। कन्वर्जन के टाइम पे एफएमबी 3.5 लाख थी, तो ये आपकी पीजीबीपी में आपको एड बैक करना पड़ेगा, ये पीजीबीपी में चुपचाप एड बैक कर दो। ये सब करने के बाद टैक्स निकालो ओल्ड रेजिम के हिसाब से।
अब आपको एएमटी निकालना पड़ेगा। एएमटी ये कहां से आ गया सर? देखो यहां पर बोला टैक्स लायबिलिटी निकालो ओल्ड रेजिम के हिसाब से, और क्वेश्चन के अंदर 80JJ आ गया। देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ना 80JJ आ जाए, 80QQ भी आ जाए, 80RR भी आ जाए, 10AA आ जाए या 35AD आ जाए और टैक्स पूछे तो एएमटी निकालना पड़ेगा। एएमटी कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल इनकम है उसमें 80JJ ऐड बैक कर दो। ऐड बैक करने के बाद उसके ऊपर 18.5% का टैक्स ले लो, सरचार्ज लग रहा है तो सरचार्ज लगाओ, 4% का सेस लगाओ, फिर एक्चुअल टैक्स नॉर्मल टैक्स से कंपेयर करो, विचएवर इज हायर वो भरना पड़ेगा। एएमटी ज्यादा है तो फिर एएमटी भरो, नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल भरो। एएमटी ज्यादा है तो फिर एएमटी ज्यादा भर के जो डिफरेंस होगा, जो ज्यादा भरोगे उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एएमटी क्रेडिट 15 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये है ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आखिरी आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी मई 2026 जो अभी अभी इंस्टीट्यूट ने लाया है आपके एग्जाम के लिए। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सुभाष एक इंडियन सिटीजन है, वो नौकरी कर रहा है कहां पर? कंट्री एक्स के अंदर नौकरी कर रहा है। अब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। बहुत बार आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन। देखो अभी एक बार करने के बाद, 2-3 बार करने के बाद एक चीज रिपीटेटिव लगेगी आपको। अब देखो इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है इंडिया के बाहर। अब चेक करो वो इंडिया में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसको बाहर की कंट्री में टैक्स नहीं लगता है। सबसे पहले चेक करो वो इंडिया में कितने दिन आया। इंडिया में वो आया 135 दिन। अब चेक करो पिछले 4 साल वो कितने दिन आया। 100 दिन, 50 दिन, 76 डेज और 45 डेज। तो पिछले 4 साल वो 271 डेज आ रहा है। तो कैटेगरी 3 के हिसाब से तो वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। उस हिसाब से तो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कैटेगरी 3 के हिसाब से अगर कोई बंदा 120 दिन से लेकर 181 डेज तक आता है तो उसका पिछले 4 साल में 365 डेज होना जरूरी है। वो नहीं हो रहा है उसका। तो अब देखना पड़ेगा कैटेगरी 4 के हिसाब से वो रेजिडेंट बनता है क्या, डीम रेजिडेंट बन पाता है कि नहीं बन पाता है। उसके लिए अपने को क्या क्या कंडीशन चेक करना है। क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है। क्या उसको बाहर की कंट्री में टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल। अब उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। 15 लाख में क्या क्या आएगा चेक करते हैं। सबसे पहले वो बाहर की कंट्री में सैलरी कमा रहा है तो ये तो 15 लाख में आप नहीं लोगे। फिर वापस से वो बाहर की कंट्री से हाउस प्रॉपर्टी कमा रहा है, ये भी 15 लाख में नहीं लोगे। फिर वो इंडिया से कुछ इनकम कमा रहा है, ये 15 लाख में ले लोगे। फिर उसका रिटेल बिजनेस है जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो 15 लाख में इसको लेना होता है, याद करो 15 लाख में इसको लेना होता है। और फिर इंडिया में इनकम अक्रू 4 लाख ये भी लेना पड़ेगा। तो 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 16 लाख रुपए उसकी इनकम इंडिया की इनकम है। तो देयरफॉर उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और किसी और देश में लायबल टू टैक्स नहीं है। देयरफॉर वो क्या बन जाएगा? डीम रेजिडेंट बन जाएगा। उसको डीम रेजिडेंट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछा है? सैलरी निकालनी है एसएससी की, इनकम निकालना है अंडर दी हेड सैलरी अंडर दी ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम मतलब ओल्ड रेजिम के हिसाब से सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो ओल्ड रेजिम के अंदर याद रखना एंड में आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। वो बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी सैलरी निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी 45,000 इंटू 12 हो गई। उसके बाद डीएनएस अलावेंस 10,000 रुपया पर मंथ, तो पूरे साल का 1,20,000। उसमें से 30% डीए इन टर्म्स है तो 30% उसका डीए इन टर्म्स कितना हो गया? 1,20,000 का 30% 36,000। उसके बाद बोनस उसको मिला 1 मंथ बेसिक सैलरी का। जितनी भी बेसिक सैलरी उसका 1 महीने का उसको बोनस मिल गया। तो बेसिक सैलरी 45,000 है तो बोनस उसको मिल जाएगा 45,000। उसके बाद रूटीन एडजस्टमेंट है, उसने 18% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स कहां कंट्रीब्यूट किया? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना अलाउड है? सिर्फ 12% अलाउड है। तो 18% कंट्रीब्यूट किया, 12% अलाउड है तो 6% आपको सैलरी में ऐड बैक करना पड़ेगा। रूटीन एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन वाला भी पहले आ चुका है। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, इंजन कैपेसिटी 1600 से ज्यादा। कभी से दिया? नवंबर से दिया तो 4 महीने के लिए दिया है, सिर्फ 5 महीने के लिए। और भी पढ़ना पड़ेगा। ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए दिया है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो निशा खुद करती है। निशा खुद खर्चा करती है, कंपनी नहीं देती है उसका खर्चा। और सेल्फ ड्रिवन है, कंपनी ड्राइवर भी नहीं दे रहा है। ड्राइवर भी नहीं, कंपनी 2 चीज नहीं दे रही है उसको। ड्राइवर भी नहीं दे रही है, खर्चा भी नहीं दे रही है, सिर्फ गाड़ी दे रही है। बोली लो 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी एंजॉय करो, पर्सनल भी बिजनेस दोनों पर्पस के लिए। तो इसमें कितनी टैक्स लग जाएगी? आपकी परक्यूसिट वैल्यू विल बी 900 रुपीज पर मंथ इंटू 5 मंथ। 900 इंटू 5 4500 रुपए आपकी परक्यूसिट में हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला रिपीट हो रहा है। कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर कंपनी देगी तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट वाला फिर से रिपीट हो रहा है। कंपनी आपको घर दे रही है, याद करो, घर दे रही है और पिछले साल का परक्यूसिट वैल्यू दिया हुआ है और 2023 के बाद घर दे रही है। तो आपको पहले नॉर्मल परक्यूसिट वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर पिछले साल का परक्यूसिट वैल्यू को इंडेक्स करना पड़ेगा। व्हिचएवर इज लोअर उतने पे टैक्स भरो। तो देखो कंपनी आपको घर दे रही है, कितना घर दे रही है? कंपनी रेंट का घर दे रही है, मतलब कंपनी खुद रेंट पे लेकर आपको घर दे रही है। द हाउस वाज टेकन ऑन लीज बाय रोज लिमिटेड। कितना कंपनी का रेंट कितना पे कर रही है? 12,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो अब एक्चुअल पहले कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। घर मुंबई में है तो 10% ऑफ सैलरी कंपेयर विथ रेंट पेड।
सैलरी में क्या क्या आ जाएगा? बेसिक सैलरी, डीए, इन टर्म्स, बोनस, कमीशन, सारे कमीशन, परसेंटेज वाला, अमाउंट वाला, ऑल अलावेंसेस, परक्यूसिट को छोड़ के सब ले लो सैलरी के अंदर। तो 10% ऑफ सैलरी ले लो, कंपेयर विद रेंट पेड विच एवर इज लोअर, ये आपका हो जाएगा परक्यूसिट वैल्यू। अब इसको आप कंपेयर करोगे 55,000 इंटू 376 डिवाइड बाय 363, इससे कंपेयर करोगे और दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना आपके हाथ में क्या हो जाएगा? उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट वाला, ये वाला भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। कंपनी ने कुछ एक्सपेंस इनकर किया है आपकी बेटी के फॉरेन ट्रैवल के ऊपर और फॉरेन स्टे के ऊपर, तो स्टे के ऊपर 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है, आरबीआई का परमिटेड अमाउंट है तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा। स्टे का खर्चा, फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन स्टे का खर्चा, अगर फॉरेन कंट्री में जाके आप ट्रीटमेंट कराते हो उसका जो स्टे का खर्चा है वो आरबीआई जितना बोलेगी उतना माफ है, ठीक है? तो आरबीआई ने जितना बोला उतना ही दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया तो माफ। और ट्रैवल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा कितना खर्चा किया है? 80,000 रुपए का खर्चा किया है, तो ये भी माफ हो जाएगा क्योंकि इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से कम है। अमेंडमेंट है, पहले ये ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, अभी ये 8 लाख तक होगी तो भी माफ है। तो अभी इसकी चेक करना, ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख के अंदर आती है ना, तो इसका ना ट्रैवल का खर्चा भी माफ हो जाएगा, नहीं तो इसका ट्रैवल का खर्चा टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब करने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सर? क्या निकालना है? ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, फिर से ऑप्शनल टैक्स रेजीम के हिसाब से, ओल्ड रेजीम के हिसाब से। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी से कितना लॉस है? 2,60,000 रुपए का लॉस है, ठीक है? तो इस 2 लाख रुपए, इस 2,60,000 को पहले ना 2 लाख रुपया पीजीबीपी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो, ठीक है? ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर दूसरे हेड से सेट ऑफ करना है तो 2 लाख से ज्यादा तो कर नहीं सकते हो। देखो एक ही प्रॉपर्टी है, दूसरी तो है नहीं, तो अगर दूसरी प्रॉपर्टी होती तो पहले दूसरी प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करता और बैलेंस को फिर दूसरे हेड से सेट ऑफ करता। यहां पर एक ही प्रॉपर्टी है, उसमें 2,60,000 का लॉस है, तो पीजीबीपी से सेट ऑफ कर दो। तो पीजीबीपी आपका 8,60,000 है, यहां पर से 2 लाख रुपए ये सेट ऑफ कर दो पहले, ठीक है? कर लिया, सेट ऑफ कर लिया, ठीक है? 20,000 रुपए ये क्या सेट ऑफ कर रहे हो सर आप? ये 20,000 रुपए कौन सा सेट ऑफ कर रहे हो? ये 20,000 रुपए कौन सा सेटअप कर रहे हो अभी देखते हैं हम लोग। ये वाला सेटअप कर दो, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल फॉर रेसेस, ये 20,000 रुपए सेटअप कर दो, ठीक है? हॉर्स रेसेस नहीं है, कैमल रेसेस नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है? हॉर्स रेस नहीं है, हॉर्स रेस का लॉस सिर्फ हॉर्स रेस की इनकम से सेटअप होगा। कैमल रेस का गधों से भी सेटअप हो सकता है, कुत्तों से भी सेटअप हो सकता है, जस्ट मस्ती के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है किसी से भी सेटअप हो सकता है। हॉर्स का सिर्फ हॉर्स से सेटअप, बहुत ही बारीक पॉइंट है, देखना बराबर से, फिर से अच्छे से देखना। सबसे पहले आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2,60,000, 2 लाख पीजीबीपी से सेट ऑफ करो, 60,000 कैरी फॉरवर्ड। फिर ये हॉर्स रेस वाला नहीं है, कैमल रेस वाला लॉस, ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है, ये नॉर्मल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कितना है? 199,800 है। अब यहां पर आपके पास देखो पिछले साल का 18-19 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो आप ये वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेना, ठीक है? इसके बाद कार्ड गेम आप आईएफएस में लिख दो। बेटिंग में जो लॉस होता है वो लैब से उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। लॉटरी खेल के जो कमाने के लिए खर्चा करते हो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, लॉटरी इनकम आपका नेट ऑफ टीडीएस है, उसको ग्रॉसअप कर दो, 70% से डिवाइड करके ग्रॉसअप करके दिखा दो, ठीक है? उसके बाद एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये सेपरेट इनकम है, इसको 97,800 को आप अलग से दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स भरो चुपचाप। माइनर डॉटर ने अपनी नॉलेज, अपनी कलाबाजी से इनकम कमाई है तो वो क्लब नहीं हो सकता है। दूसरा, माइनर बच्चा डिसेबल है तो डिसेबल की इनकम भी आपके हाथ में क्लब नहीं हो सकती है। 14-15 का बिजनेस लॉस लैप्स हो जाएगा क्योंकि 8 साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। 17-18 का कैपिटल लॉस भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि 8 साल एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आप इसको कंप्यूट करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 टीडीएस का सिंपल क्वेश्चन है। आपने एक घर खरीदा, 47 लाख का घर खरीदा, उसमें आपने 10,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हो 2 साल के लिए, तो 2,40,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हो, 3 लाख रुपया कार पार्किंग का दे रहे हो और 1 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप। क्या कंसिडरेशन में ये सब इंक्लूड करना होता है टीडीएस काटते समय? यस, ये सब इंक्लूड करके आपका कंसिडरेशन हो रहा है 53.4 लाख। आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 48 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को छोड़ो, विच एवर इज हायर, अगर दोनों में से कोई भी एक 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 53.4 लाख पे आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, काटो चुपचाप, ठीक है? 53.4 लाख पे 1% टीडीएस काटो। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो 2 काम कर रही है। पहला तो उसने लीज पे कोल माइन दिया है, तो अगर आपको कोई लीज पे कोल माइन देता है तो जो लीज पे कोल माइन दे रहा है वो 206C सबसेक्शन 1C में 2% टीसीएस कलेक्ट करेगा आपसे। तो मैंने आपको लीज पे कोल माइन दिया या तो माइंस दिया,
या तो पार्किंग लॉट दिया, या टोल प्लाजा दिया, या क्वेरी दिया, ये चार में से कुछ भी अगर लीज पे दिया तो मुझे 2% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अदर देन अगर मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी को दे रहा हूं, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी को दे रहा हूं तो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहां पर ये है, ये मैंने आपको कोल माइन दिया, ठीक है, लीज पर, ये पहला ट्रांजेक्शन है। अब आपने मुझसे कोल माइन लेके क्या करोगे? शादी करोगे उस कोल माइन के अंदर, अपनी घर बनाओगे? नहीं, कोल एक्सट्रैक्ट करोगे ना। कोल एक्सट्रैक्ट करके आपने बेचा, जो कोल एक्सट्रैक्ट करके आपने बेचा ना, कोल बेचने पे आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अपने बायर से। तो माइन लीज पर देने पर 2% टीसीएस और कोल बेचने पे 1% टीसीएस, दोनों का सेक्शन अलग है। लीज के देने वाला सेक्शन 1C है और कोल बेचने का सेक्शन सब सेक्शन 1 है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक आखिरी क्वेश्चन यहां पर है, देख लेते कौन सा रेजिम फॉलो करना है, वो भी देख लेते अच्छे से। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्शनल रेजिम। बाप रे बाप, फिर से दोनों रेजिम के अंदर निकालना है, दिमाग खराब करके रखा है इंस्टीट्यूट ने। चलो पहले मैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से बता देता हूं, उसके बाद न्यू रेजिम के हिसाब से बोलूंगा, ठीक है। ओल्ड के हिसाब से बोल देता हूं पहले। युवान एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 45 ईयर्स का है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका, टेक्सटाइल का, 20 लाख रुपया प्रॉफिट है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है। चलो देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले उसने 25,000 रुपया क्रेडिटर को कैश में दे दिया, डिसअलाउ। 10,000 के ऊपर आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते हो, डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपए का, आईएफओएस में डालो, उसको यहां से निकालो, आईएफओएस में डालो और चैप्टर 6 में 10,000 रुपए का एटीटीटीए का डिडक्शन ले लेना। एटीटीटीए भूलना मत। उसके बाद आपने नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डिडक्शन ले लो, ये भी पीजीबीपी में डिडक्शन मिल जाएगा, ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगा, न्यू का बाद में बात करता हूं। उसके बाद आपने कुछ जॉब चार्जेस दिए, 1,10,000 रुपए का, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटना चाहिए था जॉब चार्जेस पे, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, 30% टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद वाला इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 4.5 लाख है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन ₹15 लाख बीइंग द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी एंड पुट टू यूज ऑन 1 सितंबर 2025। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम क्या है देखो उसके अंदर, ये 4.5 लाख रुपए का नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लो, लेकिन आपने ना 15 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी है जिसपे 20% आपको सब्सिडी मिला है, उस पर भी आपने पूरा डेप्रिसिएशन ले लिया। नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, नहीं नहीं नहीं, उसका आपको डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, जब 15 लाख रुपए की मशीनरी है और 20% सब्सिडी मिल रही है तो 3 लाख रुपया तो आपका माइनस हो जाएगा ना एक्चुअल कॉस्ट से। कॉस्ट आपका 12 लाख की है, आपको 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था, आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लिया 15 लाख पे, तो 3 लाख का जो डेप्रिसिएशन है, 3 लाख रुपए पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ले लिया है, तो 3 लाख पे 15% एडबैक करो, एडबैक करो 3 लाख पे 15%, ठीक है। और 12 लाख रुपए पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा 20%। क्या लेना पड़ेगा? 12 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लो 20%। फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते समय गड़बड़ी हुई है, एडिशनल नहीं। तो नॉर्मल जो 3 लाख पे एक्स्ट्रा ले लिया है वो एडबैक कर दो और एडिशनल पूरा का पूरा माइनस कर दो 12 लाख रुपए पर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपने अपनी कुछ मदर के लिए, कुछ डिपेंडेंट मदर है आपके ऊपर, सीवियर डिसेबिलिटी है उनको, तो उनके लिए एटीडीडी का डिडक्शन ले सकते हो आप, क्योंकि उनके लिए पैसा डिपॉजिट कर रहे हो ओल्ड रेजिम में, न्यू में नहीं मिलेगा। न्यू में क्या क्या नहीं मिलेगा सब बता रहा हूं बाद में। उसके बाद फैमिली प्लानिंग का खर्चा करे, फैमिली प्लानिंग का खर्चा कंपनी को मिलता है भाई, इंडिविजुअल एचयूएफ ये सबको नहीं मिलता है, एडबैक कर दो, ठीक है। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइज से कुछ भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पे करो पूरा डिडक्शन मिलेगा। मीडियम एंटरप्राइज 43B में कवर्ड नहीं है। उसके बाद हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर रहे हो आप, प्रिंसिपल रीपेमेंट करोगे तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा ओल्ड रेजिम में, न्यू में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो, ठीक है, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। जब आप हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है? 3,50,000 रुपए रेंट है हाउस प्रॉपर्टी जीएबी। म्युनिसिपल टैक्स से 40,000 नहीं मिलेगा क्योंकि अगले साल पे किया, देखो नॉट अलाउड, क्योंकि पेड आफ्टर द ईयर एंड, अगले साल में, तो ये नहीं मिलेगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और 80,000 रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो, ठीक है। एक सेकंड, मिस्टर युवान रिपेड हाउसिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, 80,000 इंटरेस्ट है, 75,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल का एटीसी में ले लेना, ओल्ड मेन्यू में नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने कुछ प्री मैच्योर विड्रॉल किया है, देखो आप पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हो ना, 5 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो, विड्रॉ करोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना विड्रॉ किया? 75,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने एक ब्रेसलेट बेचा है, कितने में बेचा? 5 लाख में बेचा। खरीदा कितने में था? 40,000 में खरीदा था। कभी खरीदा था? बहुत साल पहले खरीदा था, 20 साल पहले। और उसके ऊपर आपने कोई डायमंड वायमंड लगाया, तो ब्रेसलेट खरीदा, उस पर डायमंड चिपकाया, तो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। बेचते समय दोनों इकट्ठा बेचा ना आपने, तो 5 लाख माइनस 40,000 माइनस 50,000, 4,10,000, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल इनकम,
ये आपका आ गया कैपिटल गेन्स, उस पर 12.5% टैक्स दे दो। अब देखो टैक्स निकालो ओल्ड रेजिम के हिसाब से। ओल्ड रेजिम का स्लैब रेट सभी को पता है। इसकी एज क्या है भाई, एज चेक करो इसकी, 45 ईयर जवान है, तो स्लैब रेट है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। टैक्स निकालो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा। अब न्यू रेजिम में क्या क्या डिसअलाउ होगा चेक करो। सबसे पहले तो जो आप साइंटिफिक रिसर्च को पैसा दे रहे हो वो डिसअलाउ हो जाएगा न्यू रेजिम में, ठीक है। ये कौन सा वाला, ये 1,10,000 डिसअलाउ, मैं हाईलाइट करते जाता हूं। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% एड बैक करना पड़ेगा 12 लाख रुपए पे, क्योंकि न्यू ओल्ड रेजिम में आप ले रहे हो ना 12 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन। कौन सा वाला 12 लाख सर, ये वाली मशीनरी का, ये 15 लाख वाली मशीनरी जो इफेक्टिवली 12 लाख की है, क्योंकि 20% सब्सिडी है, तो इसका ओल्ड रेजिम में 12 लाख पे 20% ले रहे हो ना, न्यू में नहीं मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो एड बैक करो। और सर और क्या एड बैक करना पड़ेगा, एटीसी में जो प्रिंसिपल रीपेमेंट आप कर रहे हो हाउसिंग लोन का, ये वाला 75,000 ले रहे हो ना एटीसी में, वो ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलेगा, न्यू में एड बैक करो। और सर एटीडीडी में जो माताजी जो सीवियर डिसेबिलिटी है 1.25 लाख रुपीस का फ्लैट डिडक्शन मिलता है, सीवियर डिसेबिलिटी होगी, और 10,000 रुपए का एटीटीटीए का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ये 5 चीज एड बैक करोगे तो आपको न्यू रेजिम की इनकम आ जाएगी, फिर उसके ऊपर न्यू रेजिम के टैक्स रेट अप्लाई कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे अपनी इस इनकम को। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर था ये, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो यहां जाकर हमने अपने 6 आरटीपी कंप्लीट कर ले। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो एक काम करना है आपको, सबसे पहला काम आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। उससे भी पहला काम मैक्सिमम बार खुद देखो, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो, क्लैरिटी आएगी। ये देखो एमसीक्यू वीडियो देखो, ये देखो एमसीक्यू वीडियो देखो, ये दोनों देख लिया, रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन वीडियो पे ज्यादा टाइम पास मत करो, ज्यादा टाइम पास इस पे करो, ये वीडियो पे। और आपके जो एमसीक्यू वीडियो है इसके अंदर आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज, जहां पर भी अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो नीचे ना कमेंट में जाकर उसका टाइम स्टैंप लिख दो। मान लो 1 घंटे 25 मिनट और 13 सेकंड पे कुछ अच्छा लिखा, अच्छा सुनाई दिया कि हाँ ये याद रखने लायक है, तो नीचे जाओ 1:25:13 और आगे लिख लो हाँ यहां पर सर ने हाउस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वहां लिख दो कमेंट में, ताकि नेक्स्ट बार आपको जब पढ़ना है तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो वही खुलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़े। तो यहां जाके मैं अपना सेशन अभी रोक रहा हूं। इसके बाद हम लोग करेंगे 6 एमटीपी और उसके बाद 2 पेपर, ऐसा टोटल हम लोग 14 पेपर करने वाले हैं। और क्लास में मैंने और भी एक्स्ट्रा 8-10 पेपर कराए थे, तो टोटल आपके 24-25 पेपर हो जाएंगे। मेरा कमिटमेंट अपनी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, सी यू सून।